बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रा और मैं हमसा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और फ़रा, खुशामदीद तो हम कहेंगे, लेकिन साथ हम ये भी कहेंगे कि आज मैं तो बहुत नाराज़ हूँ जो लाहौरियों का रवैया है ना। अच्छा, एक तो आप जो लाहौरी कहते हैं ना, मुझे लगता है कि अहलियान लाहौर के साथ थोड़ी सी आप उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। लाहौरी जो है ना, मैं दिल्ली से बैठकर नहीं कह रहा, मैं लाहौर में बैठकर ये बात कर रहा हूँ। ये खुद लाहौरी है। तो इसलिए इनका लाहौरी कहना से ये शिकवा है। और वो शिकवा क्यों है? मेट्रो का हमने विज़िट किया था फ़रा, मैंने आपके साथ शेयर किया कि बड़ा बेहतरीन मंसूबा है, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। खुशी की बात बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि लोगों ने बच्चों को झूले दिलाना शुरू कर दिए हैं। और तो और पतीसे भी बेचे जा रहे हैं वहाँ पे। एक दिन तो अगले ही दिन, जिस दिन ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है उसने अपना सफ़र का आगाज़ किया था, तो एक पतीसे वाला, अंदाज़ा करें वो जो एक हमारा प्लेटफॉर्म का एक माहौल होता है ना, आलू ले लो, चने ले लो, गरम अंडे, पतीसे वाला, वो सब कुछ जो है वो ऑरेंज ट्रेन में भी। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, वरना पाकिस्तानी जहाज को भी ना छोड़े, वहाँ पर भी कुछ ना। एक दिन पहुँच गया था। अच्छा, एक भिखारी जहाज में भी पहुँच गया था, वो वहाँ से भी ऑफ, वहाँ से लोड किया गया। वो सोशल मीडिया पे ये भी बड़ी वायरल हुई। और बात ये कि सिक्योरिटी क्या हुई, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे चले। लेकिन मेरी तो पतीसे वाली बात थी ना वो उसमें भी मुझे बड़ा कंसर्न था कि आपकी तो झूले वाली बात है। बच्चे को जी, बच्चे ने जिद की होगी, बच्चे तो जिद करते हैं ऐसे कामों के लिए। और फिर वहाँ पर जी बच्चे को आप ये देख सकते हैं कि झूला दिलाया जा रहा है और कोई फिक्र नहीं है। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं है। जब हम पहले दिन गए थे हमने इस तरह देखा था, फिर हमने अपने तौर पर बच्चों को रोका कि आप ये ना करें, इसलिए ये मंसूबे नहीं। और फिर वो बच्चे तो अकेले आए थे, ये फैमिली के साथ है। और देखें बच्चे को अब्बा जान अपने बच्चे की छोटे से ख्वाहिश जो है ना वो पूरे कर रहे हैं। सारी जिंदगी वो कह सकता है कि मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन में झूले लिए हुए। आपको पता है ये हकीकी झूले हैं। हाँ वो वाले झूले नहीं है कि बैठ के सफ़र किया है। ये हमारा फ़रा उमूमी रवैया है, ये बहुत बुरा कि इस तरह से कोई भी चीज़ हम जगह नहीं देख रहे और अपने रवैये को ऐसे बना लेते हैं कि जैसे भाईजान ये हमारे लिए प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड मौजूद है, आप वहाँ पर जाएँ, बच्चों को वहाँ पर झूले दें। लेकिन मैं आपको ना प्ले ग्राउंड्स की भी सूरत हाल बताती हूँ। कभी आप गए हैं प्ले ग्राउंड? हाँ जी, हाँ, वहाँ पे देखा है कि वो जो इस्लामाबाद में चूँकि बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड्स हैं, मुझे लाहौर का नहीं पता इतना कि यहाँ पर क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में तो कुछ पार्क्स हैं। एक पार्क था जो कि जू के बिल्कुल साथ है, जिसे जैपनीज़ पार्क कहा जाता था, और अभी उसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। वहाँ पर उस वक्त चाइना ने, जापान ने जो है झूले लगाए थे बच्चों के लिए, और बड़े खूबसूरत जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट झूले थे। और इमेजिन करें बैक इन 90s ये क्या एक कमाल चीज़ होगी। उन झूलों के ऊपर बड़े लोग, इन हमजा की उम्र का बंदा जो है वो उस झूले के ऊपर बैठा हो, जिसके लिए कि एज अप्रोप्रिएशन जो है 6 साल 8 साल 12 साल है, तो उस झूले बेचारे का क्या बनेगा। और वो लोग वहाँ पे बैठकर झूले झूलते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। अच्छा, घर में कोई बच्चे के लिए झूला खरीद के लाएंगे, वहाँ पर नहीं बैठेंगे, वहाँ पर पता होगा कि ये अपना नुकसान होना है। भाई ये भी अपना नुकसान ही होना है। आपके पैसों से ये मंसूबे लगाए जाते हैं, ऐसा ना करें। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को लेके जाएँ तो वो वाला झूला देंगे, वो बैठ के आराम से मेट्रो ट्रेन का झूला। और लिखें भी ना, गैर ज़रूरी तौर पर। अगर आपको लिखने का शौक है, आजकल तो ये व्लॉग, सोशल मीडिया, ये सब उन लोगों के लिए जिनको दीवारों पे लिखने का, दरख्तों पे लिखने का, उनको तो था हम कहीं हम पढ़े जाएं, हमारी कोई सुन ले, किसी तरह से हमारी बात पहुंच जाए। तो आजकल तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ट्रेन पे मत लिखें, आपको कोई कॉल नहीं आने वाली, अपने नंबर वहाँ पर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ना जब पुरानी मरी की रोड होती थी ना, और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रोड थी, तो वहाँ पर नवाज शरीफ हुकूमत में, चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें और अदबार रहे हैं, वहाँ पर लगाए गए थे एक शीशे कि आप दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को उस कर्व में देख सकें। भाई उस शीशों के साथ जो हाल किया है हम लोगों ने, मार मार के डंडे, मार मार के पत्थर, उनको अंधा कर दिया। मुझे नहीं समझ आती कि इससे क्या तस्कीन मिलती है और इन चीज़ों को बर्बाद करने से हमें क्या ऐसा हासिल होता है। अमलाक को नुकसान पहुँचाना, अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को नुकसान पहुँचाना यकीनी तौर पर ज़हनी मरीज होने की निशानी। बिल्कुल, तो बच्चों के शौक ज़रूर पूरे करें, लेकिन उस जगह पर पूरे करें जहां पर वो पूरे होने चाहिए। अब हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। कौन बनेगा अमेरिका का अगला सदर? इंतखाबी अखाड़ा सज गया। जो बाइडेन मैदान मारेंगे या ट्रंप? फैसले की घड़ी आ गई।
फिरदौस आशिक आवान की वापसी, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी मुकर्रर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब में सर्दी ने अपने कदम जमा लिए, सूबे में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ही दस्तयाब नहीं, वैक्सीन कब आएगी मुताल्लिका महकमा भी बेखबर। वेरी गुड। वैसे जो आपने कहा है ना फिरदौस आशिक आवान की वापसी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं टार्जन की वापसी। वो भी एक पूरा, हाँ वो भी एक पूरा वो है ना, मतलब वापसी के साथ जब भी आप आते हैं तो वो वापसी बड़ी वापसी पे भी बात करेंगे। जब वापसी हुई तो जिनकी रुखसती हुई उनके क्या अंदाज थे, तासुरात थे, ख्यालात थे, हैरानी कितनी थी, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जी के अमेरिका का अगला सदर है, तो ये भी वापसी का फैसला कि क्या ट्रंप की वापसी है या रुखसती है, ये फैसला होगा आज, क्योंकि इंतखाबी अखाड़ा आज सज गया है। दोनों सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान सख्त मुकाबला मतवक्को था, मतवक्को है। देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि 2020 के अमरीकी इंतखाबात में 15 से 16 करोड़ अमरीकी शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, और जो किसी भी साबिका इंतखाबात के मुकाबले में सबसे ज्यादा टर्न आउट होगा। हमने पहले भी ये बात की, कल हम जिक्र कर रहे थे कि इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप के जलसे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जलसे हो रहे हैं, और बयानात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो 9 करोड़ से ज्यादा अमरीकी अर्ली वोट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर भी चुके हैं, जिसमें जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में 7 रियासतों से बरतरी हासिल है। ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। और बरतानवी अखबार के मुताबिक जो बाइडेन को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप के मुकाबले में बरतरी हासिल है। इंतखाबी जायजे के तहत एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और इवोवा में भी जो बाइडेन मौजूदा अमरीकी सदर के मुकाबले में आगे हैं। और पूरे अमरीका में अगर देखा जाए तो कितने फीसद है हमजा? तकरीबन 43% के मुकाबले में 51% वोटों के साथ आगे बताए जा रहे हैं। उधर 1984 से सदारती इंतखाबात में फातेह की दुरुस्त पेशगोई करने वाले तारीखदान एलन लेक्समैन मौजूदा इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त देख रहे हैं, और इन्होंने ही सिर्फ ट्रंप की फतह देखी थी जब सब कह रहे थे कि हिलरी जीत जाएंगी। इन्होंने तब भी दुरुस्त कहा था कि जी कि ट्रंप जीत जाएंगे। अगर इस दफ़ा भी इनकी प्रेडिक्शन सही होगी ना तो इनको तो सबने सियासी पीर ही मान लेना। हाँ, जो जिस तरह से हमारे यहाँ पर याद आपको पीर पगाड़ा की प्रेडिक्शंस होती हैं, तो वो जो प्रेडिक्शंस करते थे ना, तो उसके बाद वो तो थे भी गद्दी नशीन, लेकिन उसके बाद उन्हें सियासी पीर का दर्जा भी हासिल था कि जो वो सियासी प्रेडिक्शन करते हैं वो हो जाए। इन्होंने बड़ी वजह क्या बताई? इन्होंने बड़ी वजह ये बताई कि 2016 के अंदर ट्रंप को किसी चीज़ पर जवाब नहीं देना था क्योंकि उनके पास हुकूमत ही नहीं थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना है, इसलिए कुछ मसाइल। 2016 में ट्रंप जो है वो पीटीआई थे, जब वो आए थे कह के कि सब गलत हुआ है और हम सब बदल देंगे और नौकरियां भी देंगे और मुल्क में इक्तिसादियात भी बेहतर हो जाएंगी और कारोबार भी बेहतर हो जाएगा, हम अपने फौजी भी सारे वापस बुला लेंगे और कोई जंग नहीं लड़ेंगे, अमेरिका सुपर पावर जो है वो बनेगा, कोई चाइना जो है वो नज़र नहीं आएगा किसी को। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है जिसमें उन्होंने अपनी कितनी बातों को साबित किया और कितनी बातें जो हैं उनको साबित नहीं कर पाए। इसके ऊपर उनके अब ये देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा साबित होता है कि नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि अब उनको उधर जैसे हमने बात की है तो अब उनको दोबारा हुकूमत पे मिलती है कि नहीं मिलती, लोग कितने खुश हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुरम, बताइएगा, दंगल तो सच चुका है, आप क्या वहाँ पर माहौल देख रहे हैं? कौन आगे नज़र आ रहा है, कौन पीछे नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल फरार और हमजा, यहाँ पे अमेरिका में सदारती इलेक्शन का दंगल जो है वो सज चुका है। जो बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भरपूर कैंपेन की गई, जिसके नतीजे में 9.25 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने अर्ली वोटिंग को इस्तेमाल करते हुए आज के दिन से पहले वोटिंग करते हुए हिस्टोरिकल वोटिंग की, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन का फैसला पहले ही हो चुका है। 2016 में टोटल जो वोट डाले गए थे 13 करोड़ 88 लाख डाले गए थे, लेकिन इस दफ़ा अर्ली वोटिंग में 9 नवंबर से पहले, आज के दिन से पहले जो वोटिंग हुई है वो 9.25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। उस हवाले से यहाँ पे अमेरिका भर में जो मोमेंटम है, जो सियासी बुखार है वो अरूज पे है। दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने भरपूर कैंपेन की, ख़ास तौर पे 9 स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको जीत लिया तो आपको सदारती जो कुर्सी है वो मिल जाएगी। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ओहायो, आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये वो स्टेट और एरिज़ोना, ये वो स्टेटें हैं जहाँ पे इन दोनों कैंडिडेट
स्टेट्स ने अपने पिछले 4 दिन भरपूर तरीके से लगाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प हर रोज़ पेंसिल्वेनिया गए, हर रोज़ वो फ्लोरिडा गए, हर रोज़ वो एरिज़ोना और ओहायो गए। इसी तरह से जो बाइडन मिशिगन, विस्कॉन्सिन और आयोवा स्टेट, वो हर रोज़ पिछले 4 दिनों में उन्होंने वहाँ पे जाके कैंपेन की और अपने वोटर्स को इंगेज करने की कोशिश की। पूरे अमेरिका में इस वक्त सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो अफराद हैं उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन इस वक्त असाइन कर दिए गए हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पूरे अमेरिका में इस वक्त इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये जो वोटिंग है, इन पर्सन जो वोटिंग है वो होगी। लंबी लाइनें जो है वो इस वक्त तो अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लंबी लाइनें लगाई जाएंगी, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेके वो वोटिंग की जाएगी। पूरा अमेरिका जो है इस वक्त इस सियासी माहौल के अंदर गिरा हुआ है। तो पोल से तो जो बाइडन जो है वो जीते हुए नजर आ, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक जो कांटेदार मुकाबला है वो जारी है। जी कांटेदार मुकाबला जारी है। और खुरम हमें इस पे आगाह कर रहे थे, कहते कि अभी पोल से लग रहा है कि जो बाइडन ही है। जो बाइडन ने कहा भी था, उन्होंने कहा था कि आप लोग अर्ली वोट जो है ना वो करें, क्योंकि और फिर लेकिन इसमें बहुत सारी ना जो कह रहे हैं स्विंग स्टेट्स का मामला जो है किस तरफ स्विंग करती हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शन पे और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हक़ में कौन सी स्टेट्स ज़्यादा होती हैं। जबकि ज़्यादा जो जैसे आप कह रहे हैं उनके जो सियासी पीर हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा ट्रंप की कामयाबी के इम्कान महदूद हैं। लेकिन इस हवाले से हम बात करेंगे। सज्जाद तारिर साहब हमारे साथ हैं, साजिद तारिर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी इसी हवाले से अमेरिकन इलेक्शन के बारे। साजिद तारिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा कि आप इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो जो बाइडन का कहा जा रहा है कि जो बाइडन शायद कामयाब हो रहे हैं, कितने आप मुतमईन हैं, कितना इत्मीनान है कि फिर से ट्रंप जीतेंगे? साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा वो मैं एक मिसरे से शुरू करना चाहूँगा। कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब वो हालात ये है कि मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल करता रहा हूँ। वो उनके रैलीज देखें, आज भी कोविड से सफर करने के बावजूद जिस तरीके से वो रैलीज कर रहे हैं और उनकी हर रैली में पाँव रखने की जगह नहीं होती। वर्सेस आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओबामा और इन दोनों ने मिलकर जो एक फंक्शन किया था उसमें गिनती की 8 गाड़ियां थी। अब मैं उसको बताना चाहता हूं कि असल में आप लोगों के पास खबरें कहां से पहुंच रही हैं और क्या हो रहा है। असल में CNN जो है वो जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है। आपने जो नंबर बताए अभी वो बिल्कुल वो CNN के नंबर हैं और ये सारी प्रैक्टिस 2016 से कर रहे हैं। मेरा एक सबसे बड़ा सॉलिड पॉइंट ये होगा, अगर आपके मुताबिक जो बाइडन जीत चुके हैं तो यह हंगामा करने के लिए लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? मुझे ये बताएं कि जहां डेमोक्रेट गवर्नर स्टेटों के गवर्न कर रहे हैं, उन्होंने सारे शहर लॉकडाउन क्यों कर दिए हैं और पुलिस को स्टैंड बाय क्यों कर दिया है? कभी जीतने वाला आपने देखा, कभी दंगा मुश्ती करेगा? कभी आपने देखा कोई जीतने वाला हंगामा करेगा? दरअसल मैं आपको ये बात अब ये बताना चाहूंगा आज कि पेंसिल्वेनिया, आज मैं चले उसको भी छोड़े, मैं वैसे डाटा पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ये 2016 में भी डाटा फेल हुआ था और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रैलीज में ये कई दफा फरमा चुके हैं कि 96% मीडिया कवरेज जो है वो एंटी ट्रंप है। चले इन्हीं की बात सुन लेते हैं। आज सुबह उठ के जब मैंने तैयारी करनी शुरू की तो CNN.com पे जाके मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि दे आर बोथ रनिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। मतलब ये था कि 50-50 है। जब अगर CNN 50-50 कह दे तो उसके पीछे कोई इशारा होता है। मैं उसके बाद फॉक्स पे गया तो उन्होंने कहा कि ऑल आइज आर ऑन कीस्टोन स्टेट पेंसिल्वेनिया। अब मैं पेंसिल्वेनिया की बताना चाहता हूँ कि वहां स्टोरी क्या है। यहाँ आपके कई जो सियासी पंडित है वो कह चुके हैं जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो इलेक्शन जीतेगा। पेंसिल्वेनिया में क्या हो रहा है कि फिलाडेल्फिया एक हफ्ते से जल रहा है। वहां पे 30 पुलिस वाले जो हैं वो हॉस्पिटल में है, कुछ नाजुक हालत में है। स्टोर लुटे जा चुके हैं 40 के करीब। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रैलीज में कहते सुने गए हैं कि लोग वॉशिंग मशीनें उठा के भाग रहे हैं और बिग स्क्रीन टीवी लूट रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो पेंसिल्वेनिया की मेन इकॉनमी है वो है फ्रैकिंग पे, माइनिंग पे। जो बाइडन साहब इसका कह चुके हैं कि मैं आते ही फ्रैकिंग बंद कर दूंगा।
टेक्सास यहाँ सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज उनके हैं, और जो बाइडन साहब कह चुके हैं कि वो आते ही ऑयल इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। मेरे समझ से बाहर है कि ये सिर्फ इतलात जो हैं वो CNN उनको नहीं मिल रही। और दूसरा, आपने पहले जब आपने शुरू किया तो आपने बताया ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अकॉम्प्लिशमेंट कोई नहीं थी। मैं उस पर डिसएग्री करूंगा। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड से पहले, ये आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा हुआ था, 3.4%। अच्छा चले उसको भी छोड़ दें, आप नहीं मानते उन बातों को भी। एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आई है कि अमेरिका की GDP 33.1% है। आप क्या समझते हैं ऐसे ही हो गया है? और दूसरी तरफ बैलेट पे क्या है? मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना है। दूसरी तरफ बैलेट पे 47 साल के घपले और फ्रॉड। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है, आपके देखने वालों को यह कहूंगा कि हालात अमेरिका के अंदर क्या हैं। जब हंटर बाइडन का लैपटॉप निकला फ्रॉड वाला, जब हंटर बाइडन की करप्शन की चीजें आई, तो उसको फेसबुक ने और ट्विटर ने उसको बंद कर दिया। उनको कैपिटल हिल पे बुलाना पड़ा, उनसे क्वेश्चन करनी पड़ी कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को क्यों खराब कर रहे हैं, हक खुद इरादिये जो आपका वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको क्यों रोक रहे हैं। तो वो क्यों जरूरत महसूस हुई कि आप जुकरबर्ग को बुलाएं और उसके बाद आप ट्विटर के CEO को बुलाएं। यहाँ पे असल में मामला बिल्कुल दूसरी तरफ है। आपको जो बच्चे ड्रा कर रहे हैं वो CNN वाले कर रहे हैं, और मैंने अर्ज किया है कि वो जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुके हैं। उनका दिल करता है कि व्हाइट हाउस को वो चलाएं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल येट। साजिद साहब ये भी फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के दौरान मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रंप प्लेटफॉर्म का ऐलान किया गया था, उसका क्या फायदा हुआ? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये कहते हैं कि कोविड के दिनों में भी वो मतलब इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो खुद भी, जैसे आपने बताया, इफेक्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिस्सा लिया। जो बाइडन जो है उनका कोरोना के बारे में और कोविड के बारे में रवैया और अंदाज फ़र्क है, और उसी तरह से उनके वोटर्स का भी फ़र्क है। क्या उनकी कॉशियसनेस और इनका जो है इस बारे में दलेराना एक जो पॉइंट है, ये भी इफेक्ट करेगा? आज जबकि पूरी दुनिया में कोविड की सेकेंड वेव चल रही है, तो ये एक फियर या फोबिया कैसे इम्पैक्ट करेगा इलेक्शन डे को, टर्न आउट को? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप, मैं जिसका को चेयर हूं खुद, ये एक हिस्सा है ऑफिशियल हमारी जो कैंपेन है उसका हिस्सा है, मैं उसका को चेयर हूं, बल्कि मैं फाउंडर ही इसका मैं खुद था। अब मैं उसका बताना चाहता हूं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। 2016 में हमारे पाकिस्तानियों के हालात ये थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम लिया जाए तो निकाह टूट जाता था। आज हालात ये हैं कि इस वक्त मुस्लिम जो यहाँ पे रहते हैं वो तकरीबन 35 से 40% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो 4 सालों में देख चुके हैं व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, उनका पहला ट्रिप जो था सऊदी अरेबिया का था। CNN कहता है कि ये एंटी मुस्लिम, ये डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट मुसलमान। वो मुसलमानों के खिलाफ ना हो सकते हैं, ना पॉसिबल है। 1.8 बिलियन पॉपुलेशन मुसलमानों की, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उनके खिलाफ हो सके। हाँ, वो खिलाफ है आईसिस के, उन्होंने वाइप आउट कर दिया है। वो खिलाफ है अलकायदा के और तालिबान के। और मैं आपके देखने वालों को ये कहूंगा कि तालिबान, अलकायदा और आईसिस ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और सबसे ज्यादा मारा है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वाज द रिलीफ फॉर द मुस्लिम्स। और दूसरा, उसमें बताना चाहूंगा कि अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का यहाँ पे बिल साइन किया था। मैं आज ये फख्र से कह सकता हूँ दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा मुसलमानों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेरिका में है। ये तो पहले सवाल का जवाब था। दूसरा, मैं कोविड की तरफ आना चाहूंगा। कोविड के साथ ये हुआ है कि कोविड वुहान से शुरू है, वो शंघाई और बीजिंग नहीं पहुंचा क्योंकि मीडिया कंट्रोल है उनका, वहां वो सीधा न्यूयॉर्क में आ गया। और अमेरिका की बदकिस्मती ये थी कि कोविड उस साल आया जिस दिन इलेक्शन होने थे, जिस साल। और जब इलेक्शन होने थे तो उस वक्त CNN जो है वो जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका था। और उसके बाद दूसरा अलमिया ये हुआ कि जितने डेमोक्रेट गवर्नर थे और मेयर्स थे उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया। उन्होंने कहा इस पे पैसे भी बनाए और इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट यूज किया जाए। मुझे सबसे बड़ी बात आपको नहीं पता होगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो सोशलिस्ट स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, वहां के गवर्नर कोमो की सुस्ती की वजह से और गलत पॉलिसी की वजह से 11,000 बंदे जो थे वो नर्सिंग होमों में मर गए उनकी पॉलिसी की वजह से। कोई CNN ने उस पर खबर निकाली? नहीं निकाली। आपको जेनी डर्कन का पता है? आपको नहीं पता होगा क्योंकि CNN ने कोई प्रोग्राम उसने नहीं किया। शी वाज द फाउंडर ऑफ द समर लव, शी वाज द फाउंडर ऑफ द चॉप सिटी इन सियाटल वॉशिंगटन, जो कि बिग फ्लो के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। वहां 2 मर्डर हुए, मल्टीपल रेप्स हुए, कोई खबर नहीं निकली उसके ऊपर। अब मैं छोटी सी मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए।
मैं सर अब ये बताएं, इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग इसमें व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, व्हाइट हाउस को आग लगाने को फिर रहे हैं। डीसी इस तरह है जिस तरह सीरिया का नक्शा बना रहा है। CNN खबर दे रहा नहीं दे रहा, फिलाडेल्फिया एक हफ्ते से जल रहा है, CNN उस पर खबर नहीं, उस पर कोई कवरेज नहीं। मैं संडे वाले दिन, इस संडे को हमने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की रैली निकाली है 495, हमारी वॉशिंगटन DC की बेल्टवे है। बारिश के बावजूद वहां पे 500 गाड़ियां आई हैं, किसी ने तस्वीर निकाली नहीं निकाली। तो ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। इनको डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल सही कहते हैं, सब फेक न्यूज। और खास कर इस वक्त ये अमेरिका का अलमिया नहीं है ताड़ साहब, ये पूरी दुनिया का अलमिया है। गोदी मीडिया ले लें आप जी, ठीक है किसी और मीडिया। ताड़ साहब, ये बस पाकिस्तानियों का भी कंसर्न है, इस पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का कंसर्न है। आप सबसे बड़े नुमाइंदा हैं अमेरिका में पाकिस्तानियों के। ये बता दें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बन जाते हैं तो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को क्या आसानियां मिलने की उम्मीद है? एंड फॉरेन पॉलिसी पे भी हमें बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा। मैं उसके सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के बारे में बताना चाहूंगा कि उसको उनमें आसानियां क्यों पैदा होंगी। वजह यह है, जितनी नफरत पाकिस्तानियों के अंदर है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, आपका क्या ख्याल है उनको नहीं पता? दूसरा सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जब अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अभी तक न्यूयॉर्क और DC में PTI के ग्रुप बना के बैठा है, तो वो आप यहाँ के लोकल सियासतदान आपको क्यों फैसिलिटेट करेंगे? यहाँ पे सियासत होती है पैसे से या वोटों से। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे इस वक्त इंडियन लॉबी, इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी बन चुकी है। और आप जो है यहाँ पे जो पाकिस्तानी दे आर, मैं इसकी एक और मिसाल दूंगा। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां उनका। यहाँ पे आपको सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। दूसरी साइड पे बॉबी जिंदल, निक्की हेली, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, एक साइड रिपब्लिकन। अब डेमोक्रेट साइड पे कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, शी इज इंडियन। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ देंगे, वो क्यों रिलीफ देंगे जब आप रिलीफ नहीं दे रहे उनको, आप उनको वोट नहीं दे रहे, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? ये एक पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा रिपब्लिकन पार्टी का मैंडेट का हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पिछले हमारे बराक हुसैन ओबामा साहब की इतनी वीक फॉरेन पॉलिसी थी कि चाइना ने उसको अब्यूज किया, रशिया ने उसको अब्यूज किया। चाइना साउथ चाइना सी में जाके उसने बैरकें बना ली और उसके बाद सी पैक बना लिया और थ्रेट करना शुरू कर दिया साउथ कोरिया को और जापान को। उसके बाद रशिया ने क्या किया, यूक्रेन क्रीमिया में चला गया और हमारे ये जो बाइडेन साहब जो थे सीरिया में रेड लाइंस ड्रा करते रहे और उन्होंने जाके सीरिया में नेवल बेस बना ली। तो ये तोहफे में मिला हुआ है चाइना और रशिया, और फॉरेन पॉलिसी तोहफे में मिली है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो बाइडेन की तरफ से। मैं आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा, जो बाइडेन साहब एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको होशो हवास ही नहीं है। वो एक 47 साल के थके हुए सियासतदान है, उनको यही नहीं पता होता कि आज तक वो इलेक्शन। गालिबन आपने सी पैक का जिक्र किया है, सी पैक पर अमेरिका की क्या पॉलिसी है पाकिस्तानियों के हवाले से बता दीजिएगा। मैं एक छोटा सा खत्म कर लेना, मैं जो लास्ट पॉइंट पे था वो पॉइंट ये था कि हमारे जो बाइडेन साहब को यही नहीं पता होता कि आज वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको यही नहीं पता होता स्टेट में कौन सी खड़े हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके ग्रैंड किड्स कितने हैं। आखिरी बात ये मैं कहूंगा, अगर खुदा न खास्ता वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट चलाएगी नैन्सी पेलोसी और कैमला हैरिस बैठ के चलाएगी इंडिया से अमेरिका की गवर्नमेंट। और जो बाइडेन साहब का बच्चा जो है वो अमेरिका चाइना को बेच देगा, क्योंकि 1.5 बिलियन वो चाइना से पहले बना चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सी पैक के हवाले से। सी पैक जो है वो सिर्फ एक पाकिस्तान का इशू नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस उस एरिया में जो ग्रो कर रहा है, अल्टीमेटली अमेरिकन इंटरेस्ट को उस पे अमेरिका को कंसर्न है, क्योंकि वो 60 कंट्रीज को लपेट में लेना चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली अ पाकिस्तानी इशू, अल्टीमेटली अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो उसमें किस तरह होता है, पाकिस्तान किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करता है, उसकी मिसाल मैं छोटी सी आपको देना चाहूंगा। इंडिया बिलियंस डॉलर्स अमेरिका से पे खर्च करता है, अमेरिका से हेलीकॉप्टर लेता है, अमेरिका से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन राफेल तैयारे जाके फ्रांस से भी ले लेता है। लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा, आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी। आपके हालात ये है कि फैटफ पे आपको अफगानिस्तान नहीं वोट देता, फैटफ पे आपको सऊदी अरेबिया वोट नहीं देता, यूएई वोट नहीं देता, OIC आपका इजलास कश्मीर का नहीं करती, कश्मीर पे आपके साथ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं खड़ी है। ताड़ साहब, आप अमेरिका में मौजूद हैं, पाकिस्तान की राह हमवार आप अमेरिका में कितनी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी उधर किस तरह से कर रहे हैं?
मैं सर मेरी नुमाइंदगी बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि मेरे पीछे पाकिस्तानियों की सपोर्ट शामिल बहुत नहीं। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है साहिदार साहब, बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब हमारे साथ थे। मुझे उनकी सारी गुफ्तगू में जो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा टच किया है, जो हमेशा से हाईलाइट, मोहिद यूसुफ साहब जब बाहर थे ना तब वो इस चीज़ पे बात करते थे कि थिंक टैंक्स हो या पेंटागन हो, इन्फिल्ट्रेशन जो है इंडियन डायस्पोरा की वो बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जो जगह हैं और की प्लेसेस हैं वहाँ पर प्लेस्ड हैं, जिसकी एक निशानी जो है वो कैमला है, जो कि साउथ एशिया की पूरी उसको ज़ाहिर है पॉलिटिक्स को डील करेंगी, जो इंडियन ओरिजिन है उनका। सो ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है तमाम पाकिस्तानी के लिए जो टैक्सी चलाते हैं, होटल चलाते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं अगर वो वहाँ पर हैं और वो पढ़ें तो वो इन इदारों और इन चीज़ों की तरफ भी जाने चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों की तरफ जाएँ जहाँ पर वो इन्फ्लुएंस कर सकें अपने मुल्क की सलामती में और उसके बारे में फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, जहां दर्जा हरारत जो है मुसलसल बढ़ता चला इतना ही बढ़ गया, इतना ही बढ़ गया कि वो कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज एक बार फिर हुकूमत पे बरस पड़ी हैं। कहती हैं हुकूमत जो मैयार सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और रुकने पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से एहतसाब अदालत लाहौर में मुलाकात की और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो लोग शीन, नून और मीम लीग की बातें कर रहे थे उनको अब पैगाम क्योंकि बड़ा गर्मजोश मुलाकात थी, गर्मजोश एक मुलाकात थी, बड़ी जज्बाती, बड़ी एक जिसे कहने की फैमिली इमोशनल टाइज के साथ था। सो वो बड़ा एक भरपूर मैसेज था। मरीम नवाज ने कहा क्या, ये आपको सुनवाते हैं। इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ। सो ये मौक़िफ़ है मरीम नवाज का। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अयाज सादिक के बयान के बाद नून लीग में तकसीम शुरू हो गई है, और ये भी कह रहे हैं कि अवाम पाक फ़ौज से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा कि PDM भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कहिए कि मरीम नवाज ने तो बड़े वसूख से कह दिया है कि अगला साल इंतखाबात का ही है। क्या अपोजिशन के एहतजाज से हुकूमती सफ़ों में कुछ हलचल है या हुकूमत बिल्कुल नॉर्मल है? जी, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा को ये तो पता चल गया कि मौजूदा जो उनकी तहरीक है, जो हमें वो टाइम दे रही थी कि जी दिसंबर में हुकूमत जा रही है और जनवरी में जा रही है, इससे पीछे हटने का मतलब है कि उन्होंने खुद ही दिसंबर 2021 तक का टाइम दे दिया कि अगला साल जो है वो इलेक्शन है। तो इसका मतलब है पॉलिटिकली आप समझ जाएं तो उनको समझ आ गया कि वो जो कोई तहरीक की बात कर रहे थे वो नाकाम हो गई है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन होती हैं वो इस तरह की बातें करते ही रहते हैं कि जी जैसे कि जी अब हुकूमत आज जा रही है और कल जा रही है। आपको ग्राउंड रियलिटी देखें, ये खासकर जो आखिरी उन्होंने बयानिया लिया 2-3 जलसों में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में, कराची में और कोयटा में, और उसके बाद जो खासकर अयाज सादिक साहब की तकरीर है, इससे तो इनका खासकर पंजाब में तो बहुत बुरा असर हो गया। लोग समझते हैं कि इन्होंने इंडिया के बयानिए की और हमारे दुश्मन की सपोर्ट की है, तो बड़ा गुस्सा है। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और यहाँ लोगों को बड़ा इस चीज़ का गुस्सा है। तो मैं नहीं समझता कि मरीम साहिबा की वैसे उस बात को सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज वो तो कहती थी कि 2018 का बजट पास नहीं होगा, फिर 19 का बजट पास नहीं होगा, फिर सेनेट में ये हो जाएगा, फिर आपको फैक्ट्स में हम वोट नहीं देंगे। ये सारी बातें उनकी गलत साबित हुई। अब ये भी बात गलत साबित हो जाएगी, लेकिन उनके पास दे हैव नथिंग टू सेल, और बेचने को कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की बातें करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। बिल्कुल सदाकत अब्बासी साहब आपके सामने ही है, जितने जलसे हो रहे हैं उसमें अपोजिशन जो है उसका बयानिया है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही, महंगाई पे काबू पाने के लिए नाकाम रही, इनका इंतकाम का रवैया जारी है। तो ये एहतसाब और इंतकाम की जो बात कर रहे हैं, क्या ये सख्त रवैया जारी रहेगा? मुफाहमत की कोशिश होगी, सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मलाइज करने की, वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल करने की कोशिश भी की जाएगी हुकूमत की तरफ से, या इसका कोई इम्कान नहीं? देखिए, हुकूमत अपोजिशन करप्ट है, हमने तो नहीं कहा करप्ट उनको।
जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को करप्ट कहा और नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को करप्ट कहा। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए। आज वो केसेस एंड पे लग रहे हैं और दोनों इकट्ठे होकर कहेंगे नहीं हम उस वक्त गलत थे और आज सही है, तो कोई भी नहीं मानेगा। ये बात है, हम उनसे हर तरह का मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें डायलॉग करने में कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल हम जमात हैं, जमहूरी जमात हैं, लेकिन डायलॉग के पीछे अगर मकसद ये है कि आप हमारे केसेस माफ़ करें, आप हमें करप्शन की इजाज़त दे दें और जो हमने करप्शन की है उसको छोड़ दें, तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई क्या कोई भी जमात नहीं कर सकती। और पीटीआई इसलिए ही नहीं कर सकती कि पीटीआई एक तब्दीली का नाम लेके आई थी और पीटीआई इस लोगों को इसलिए इमरान खान को वोट दिया था कि इमरान खान कड़ा एहतसाब कर सकते हैं, बिकॉज इमरान खान का खुद दामन साफ है, खुद उनका कोई कारोबार नहीं है, खुद उनको कोई इस तरह का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो ये चीज़ है, अगर हम अपना ये बयानिया और इस मकसद से हट जाएं फिर तो पीटीआई के वजूद खतरे में पड़ जाए। जी ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका, हुकूमत का मौक़िफ़ हमें दे रहे थे। फ़रा एक तब्दीली आई है, मैं उस तब्दीली का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। वो जो ला इल्मी थी ना, मुझे वो बड़ी मतलब कि जो है ना मासूमाना लगी। जब फयाजुल हसन चौहान साहब से सवाल हुआ उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सिर्फ वो सुना देते हैं कि फिरदौस आशिकवान को मशीन इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। दूसरी दफ़ा है कि उनके साथ ये हुआ है कि उनको बताए बगैर या उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तब्दीली की गई है। खैर ये तब्दीली तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वतीरा इम्तियाज़ बन चुका है। वतीरा इम्तियाज़ पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वतीरा इम्तियाज़ एक हॉल मार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपका मुझे पता क्या लगता है, क्या है? मुझे पता क्या लगता है, हाँ। मुझे ये लगता है फ़रा कि ये फेस सेविंग होती है कि कह दिया जाए मजीद सवालों से बचने के लिए कि मेरे तो इल्म ही नहीं है, मुझे तो अभी आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मामला ये था। मुझे लगता है कि उन्हें वाकई नहीं इल्म होगा। अच्छा चले, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है, मुझे इस बात का इल्म है कि मुल्क भर में जो है ना, सूबा पंजाब में ख़ास तौर पे सर्दी अपने कदम जमा रही है और जमा चुकी है भाई। फील कर रहे हैं। शाम को हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है, पंखे बंद हो गए हैं, एसी गाड़ी में चलाने पड़ते हैं और जब पंखे बंद हो जाए ना तो फिर हमजा इसका मतलब है सर्दी आ रही है। फराक की सर्दी आ नहीं रही, आ चुकी है, मेरी सर्दी आ रही है, मतलब कि थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि हम दोनों तरह शुक्र है हमें गाड़ी में नहीं ट्रैवल करना पड़ता, वरना हमारा टिपिकल वो सीन है कि शीशा बंद कर दो या शीशा खोल दो। हमारा जो है ना वो बहुत टेम्परेचर हम बड़े एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन अफसोस की बात आपको कैमरे पे लगता होगा कि हमजा जो है बड़े कूल माइंडेड हैं, हमजा इज़ वेरी हॉट माइंडेड, और आपको लगता होगा फ़रा जो है वो बहुत हाइपर है, फ़रा इज़ वेरी कूल माइंडेड। आपको दुरुस्त लगता है ये। So अपेरेंट उस पर मत जाया करें। एनीवे, अब ये जो मौसम की तब्दीली आ रही है ना, तो उसके साथ ये वो बातें हैं जिसका हम जिक्र करते हैं, अपोजिशन भी जिक्र करती है। भाई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन तो मुल्क में होनी चाहिए थी ना। अगर 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद जब भी आती है तो उसके बाद उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इस टाइम पे अगर वैक्सीन बूढ़े लोगों को, बच्चों को, उन लोगों को जो कि एट होते हैं उनको नहीं मिलेगी तो उस वैक्सीन का हमें सीज़न के मिड में जाके या सीज़न के एंड पे जाके कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने भी तस्दीक की है कि एक वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, और डॉक्टर राव आलमगीर के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि हर साल इस वायरस की स्ट्रेन बदल जाती है, इसीलिए इसकी वैक्सीन भी बदल जाती है। और अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि आलमी इदारा सेहत ने टेट्रावेलेंट स्ट्रेन को मंजूर किया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो चुकी है और किसी एक कंपनी ने लाइसेंस भी हासिल तो किया है। अच्छा, वैसे मैं हमेशा इसके बारे में ना एक सवाल करती हूँ, और वो ये है कि NIH जो है वो सपोज टू कि वो वैक्सीन जो है वो इस तरह की बनाए, इंक्लूडिंग रेबीज़। और आपको पता है कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी हम इंडिया के ऊपर तनकीद तो बड़ी करते हैं, लेकिन हमें वो वैक्सीन भी वहाँ से मंगवानी पड़ती है। ये जो यहाँ पे हमारे यहाँ कुत्ते के काटने और उसके नतीजे में इंजेक्शन ना मिलने के वाक़यात होते हैं, उसका मतलब वजह ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमने इंडिया से नहीं मंगवानी या नहीं मंगवाई जाती। तो हम खुद कफील क्यों नहीं है इन चीज़ों में, हमारे इदारे क्यों नहीं उस तरह से काम करते। लेकिन इस हवाले से हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की नायाबी और कामयाबी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा शाहिद। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहबा, फरमाइएगा, ये खबर जो हम दे रहे हैं आप इससे वाकिफ़ हैं, और अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं अवेलेबल होगी तो उसके क्या असरात होंगे? ठीक है, मैं इस खबर से वाकिफ़ हूँ। बहुत सारी और ड्रग्स भी हैं, बहुत सारी और मेडिकेशन भी है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है या शॉर्ट है मार्केट में। इसकी पॉलिटिकल रीजन से तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि हर साल अवेलेबल होती थी वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीन, और हर इदारे में, स्पेशली कॉर्पोरेट इदारों में, ऑफिस में ये अवेलेबल भी की जाती थी ताकि लोग इसे लगा सकें। और इसको हर साल लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होती है ये अक्टूबर के शुरू में लगाई जाती है, और एवरी ईयर
इसका स्ट्रेन बदल जाता है। जब हम कहते हैं स्ट्रेन बदल जाना, मतलब ये कि जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू कॉज करने वाला वायरस होता है, जो जिस वजह से ये होता है, वो हर साल अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल लेता है। तो आपको हर साल नए वायरस के हिसाब से वैक्सीन लगवाना पड़ता है। और वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वैक्सीन उसी वायरस का या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है, मतलब उसको मार के या उसको कम करके उसकी एफिकेसी लगा दी जाती है, या टॉक्सॉइड होता है, मतलब उसका जो मटेरियल होता है उसको इस तरह से लगाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ कुव्वते मुदाफियत पैदा हो जाए। अब जब वैक्सीन लगाते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर ये एंटीबॉडीज या आपकी जो आर्मी अगेंस्ट दैट वायरस है वो पैदा होती है, ताकि एक तो आप उस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट ना करें, और अगर खुदा ना खास्ता वो वायरस आपको लग भी जाता है तो वो जानलेवा साबित ना हो, मतलब उसके जो असरात हैं वो उतने ज्यादा सिवियर ना हो। इसलिए हर साल ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन जो है वो दी जाती थी, और अक्टूबर के शुरू में दी जाती है और अवेलेबल होती है। जो लोग लगवाना चाहें, जिनको पता है कि उनको बहुत ज्यादा फ्लू हो जाता है, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल भी होते हैं, वो लगवा लेते थे, ताकि जो है उनको सिम्टम्स एक तो ज्यादा सिवियर ना हो जाए और वो ज्यादा फ्लू जो है वो कैच ना करें। अब अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मौजूद नहीं है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा यहाँ पर कि क्या हमने कोरोना की वजह से दीगर जो वायरस को संजीदा लेना छोड़ दिया है, कि हम प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं? और आप क्या जानती हैं ये किसकी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद होती है, और अगर अभी मौजूद नहीं है तो आप क्या समझती हैं कि अब अगर मंगवाई जाएगी तो कोई फायदा होगा या जो नुकसान था वो हो रहा है? अच्छा, वैसे एडिंग इन हमजाज क्वेश्चन, डॉक्टर साहब, मतलब हर डिपार्टमेंट होता है। अगर टीबी का डिपार्टमेंट है तो उन्होंने टीबी पे काम करना है, एड्स कंट्रोल है तो एड्स पे काम करना है। कोविड के आने से उन क्या फर्क पड़ता है कि इन्फ्लुएंजा वाले जो है वो ना प्रोक्योर कर सकें वैक्सीन को? जी, अनफॉर्चुनेट है ये बात, और ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि एक वायरस के आ जाने से दूसरी सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के आ जाने से ना सिर्फ हमने ये सिर्फ इन बाकी डिजीज़ेस को, बल्कि ओवरऑल हेल्थ केयर को ही काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है और एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और बिल्कुल हर चीज़ को उतना ही सीरियस लेना चाहिए और समझना भी चाहिए ना कि मकसद क्या है। अब आप देखिए कि कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है, और ये प्रूवन बात है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होगी, कुव्वत मुदाफियत अगेंस्ट एनी वायरस बेहतर होगी, और जो आपका फ्लू वैक्सीन होता है वो H1N1, N3, N2 और इन्फ्लुएंजा बी, जो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों फ्लू कॉजिंग वायरसेस हैं, उनके अगेंस्ट आपको कुव्वत मुदाफियत देता है। और ये इन्होंने थोड़ा सा देखा भी है कि कोरोना भी उन लोगों में जिनको फ्लू वैक्सीन लग चुका था या जिनकी कुव्वत मुदाफियत इनके अगेंस्ट बेहतर थी ना, उनमें कोरोना के भी सिम्टम्स कम थे, उस तरह जानलेवा साबित नहीं हुई। तो अगर हमारे पास वैक्सीन, हम फ्लू वैक्सीन लगा लें तो ये एक तरह से कोरोना के भी बचाव में रोल प्ले करेगा। लेकिन अब नहीं है डॉक्टर साहब, अब नहीं है तो जो लोग रिपोर्ट करेंगे सिम्टम्स के साथ तो मिलते जुलते हैं, उनको भी बुखार भी होगा, उनको भी फ्लू भी होगा, खांसी भी होगी, उनकी भी जिस्म में दर्द होगा, तो कैसे फिर पता चलेगा कि कोविड रिपोर्ट हो रहा है या इन्फ्लुएंजा फ्लू रिपोर्ट हो रहा है? इसका कोई तरीका नहीं है अनलेस कि वो कोविड टेस्ट करा लें। तो सिर्फ ये है, बाकी सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, सेम होंगे। हर सर्दियां आती हैं, हर साल फ्लू की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लू से इफेक्टेड भी होते हैं और कॉम्प्लिकेट भी होती है, निमोनिया हो जाता है, कई को ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। इसमें कोरोना में और इसमें यही फर्क है कि वो कुछ 2-4 सिम्टम्स है, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट के अलावा कोई हल नहीं है कि मालूम हो सके। डॉक्टर ताहिरा, बहुत अपना एहतियात करने की जरूरत है ताकि आप महफूज रह सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना केसेस में इजाफा और लॉकडाउन के खदशात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुंह के बल आ गिरी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मार गई महंगाई, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अफसरों की दुहाई, 900 से जायद अफसरों का चीफ सेक्रेटरी को खत, अलाउंसेस का मुतालबा। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, PSL 5 के बकाया मैचेस में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक होंगे। फाफ डु प्लेसी पहली बार इवेंट का हिस्सा बन गए। सोने के वर्क के साथ खत्ताती के फन पारे बनाने वाले मुनफरिद फनकार वासिल शाहिद आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के खास मेहमान। तो जी जनाब, सबसे पहले तो यही बात करेंगे फरा के
कोरोना केसेस में जो इजाफा हुआ है ना, उसके असरात हम बाकी जगहों पर तो देख रहे हैं। जो लॉकडाउन के खदशात भी हैं, वज़ीर आज़म भी जो हैं आज एक मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं, उसमें अहम फैसले हो सकते हैं। लेकिन कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़, गुज़श्ता रोज़ यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुंह के बल आ गिरी और वजह यही कही जा रही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम सब मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म तो कह रहे थे सब दुरुस्त हो गई है, अब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गए हैं, हालात बेहतर होने वाले हैं, और फिर एकदम से स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश कर जाती है। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जो सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं, डूब रहे हैं, ये कब जाके एंड होगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में ही सरमायाकारी का मनफी रुझान रहा, जिससे सरमायाकारों को 144 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 144 अरब रुपए का। और एक मौके पर 100 इंडेक्स 1111 पॉइंट्स कम हुआ था। ताहम कारोबार के इख्तिताम की बात की जाए तो जो 100 इंडेक्स में 775.82 पॉइंट्स की कमी हुई, इंडेक्स 39,112 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। और शेयर्स बाजारों में 396 कंपनियों के 32 करोड़ शेयर्स के सर्वे हुए, जिनकी मालियत 11 अरब 96 करोड़ रुपए से ज़ायद रही, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 144 अरब रुपए कम होकर 7,255 अरब रुपए रहा। अब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो समझ रहे हैं कि चीज़ें नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस बेहतर हो रहा है, अगर हमारी सम दुरुस्त हो रही है, हमारे डॉलर, हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश कर रही है। और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है तो फिर हमारे कारोबारी हालात जो है वो कैसे बेहतर हो रहे हैं, हमारी समत कैसे दुरुस्त हो रही है। इन दोनों चीज़ों का क्या आपस में कोई रिलेशन है, या ये दोनों? इसका जवाब सरमायाकार जो हैं वो दे रहे हैं, और सरमायाकार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बायस आलमी सतह पर लॉकडाउन का खतरा है, और कुछ जगह पर खतरा ये जो है दुरुस्त साबित हुआ और उन्होंने लॉकडाउन कर भी दिया, जिसकी वजह से मार्केट दबाव का शिकार है। हमने फरा ये भी देखा, जब लॉकडाउन रहा था पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से तब भी स्टॉक मार्केट के हमने यही हालात देखे थे, और वो ट्रेंड्स पे चल रही होती है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो गई है तो होने वाली चीज़ों के ऊपर चल रही होती है, प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम सब SOPs की फॉलो करें उसको, ताकि हालात जो हैं वो काबू में रहें, कंट्रोल में रहें, वरना खुदा न खास्ता ये जो कारोबार बंद होना है, ये जो कारोबारी नुकसान होना है, इसके असरात और इसके समरात जो है वो फिर पूरे मुल्क, पूरी कौम के ऊपर पड़ते हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं हमारे जैसे मुल्क के लिए, जिसकी कि मईशत और जिसके लोगों की जो बाइंग पावर है और जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। और हम कोई भी कारोबार अगर करते हैं, चाहे वो तालीम का जो कारोबार ही हो रहा है, पाकिस्तान में तालीम का कारोबार है, शादी हॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, या कोई भी हम कारोबार कर रहे हैं, हम वो कारोबार बंद नहीं करना चाहते। जब हम नहीं चाहते कि कारोबार बंद करें तो फिर कम से कम SOPs पर तो अमल करें ना, ताकि ये नौबत ही ना आए कि हमें कारोबार बंद करने पड़े और लॉकडाउन की जानिब हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े। और हुकूमत तकरीबन 1 माह से ये बात कर रही है कि अगर अभी भी हम ना संभले तो फिर हमें सख्त फैसले करने होंगे, जो हुकूमत के लिए तो बुरे होंगे ही होंगे, हम लोगों के लिए बहुत बुरे होंगे। एक ज़हनी तनाव था फरा जिस वक्त लॉकडाउन था। बिल्कुल सही। माहिर मुआशरत जनाब मुजम्मल असम साथ हैं। मुजम्मल असम साहब, हम अभी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है हमारी सारी, के कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई। ये इसकी वजह क्या है? क्या कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा, लॉकडाउन के खदशात, या कुछ और? देखें, आज पहली बात तो ये कि आज सुबह स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही तेजी है और 600 पॉइंट की तेजी है। कल 800 पॉइंट मंथली नहीं थी, आज सुबह से 600 पॉइंट प्लस हो गई। अच्छा। स्टॉक मार्केट, आप ये ना भूलिएगा कि जो कोरोना के टाइम पे दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट थी, 27,000 पॉइंट तक गई थी, और 27,000 पॉइंट से बढ़ के जो है ये 42,000 तक गई थी। जब कोई चीज इतनी तेजी से रफ्तार से ऊपर जाती है तो थोड़ा बहुत वो सांस लेती है, और मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट जो है एक ब्रीदिंग स्टेज पे थी और कंसोलिडेट कर रही थी, हजम कर रही है कि जितनी वो बड़ी थी, और एक दूसरी जिसे कहते हैं कि तेजी की तरफ गामजन है और एक कंसोलिडेशन हो रही थी। कल जो है आपने वजह फरमाया, कल और आखिरी दिन जुमेरात का दिन, जो जुम्मे को छुट्टी थी हमारी, बल्कि इन 2 दिनों में स्टॉक मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई। उसकी वजह यही थी कि जब हम जुमेरात को जा रहे थे तो एकदम यूरोप से खबरें आना शुरू हो गई थी कि UK में लॉकडाउन, फ्रांस में लॉकडाउन, और
अमेरिका के इलेक्शन सर पे, और दूसरा ये कि अमेरिकन मार्केट की गिर थी काफ़ी, क्योंकि वो भी लॉकडाउन के पीरियड में जो IT कंपनीज थी, अमेजोन और इस टाइप की जो कंपनीज थी। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि डॉलर अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक 21 पैसे मज़ीद सस्ता हुआ है और ये जो 5 माह हैं उसकी कम तरीन जो है सतह पर आ चुका है। इस रुझान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब बेहतरी आ रही है? आवाम को सुख का सांस कुछ मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा से डॉलर की बढ़ने और चढ़ने को जो है मईशत से ज़्यादा जो है मैं ये देखता हूँ उसमें कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा जो है डॉलर की जैसे कहते हैं डिमांड है या डिमांड नहीं है। आपने देखा है कि जब से कोरोना आया है तो सफ़र जो है खासतौर पे जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए। यूजली अभी जैसे 12 रबीउल अव्वल शुरू हुआ था, इसके बाद हमेशा उम्रे का सीजन शुरू हो जाता है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक तो ये डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दूसरा ये कि फेटफ ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को इतना सख्त कर दिया है कि अब जो है ग्रे इकोनॉमी में पैसा रखना मुश्किल हो गया है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ ये कि ये जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट खोला है स्टेट बैंक ने, जिसमें जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो है बेहतरीन रेट्स रखे हैं, उस पर एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आखिरी में मैं ये कहूँगा कि हमारी कल एक्सपोर्ट्स के नंबर भी आए बरामदात जिसे कहते हैं, वो $2 अरब कोरोना के टाइम से पहले जो हमारी जितनी होती थी वो हमने टारगेट अचीव कर लिया है। इंडिया, बांग्लादेश वगैरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डॉलर तो ज्यादा है और एक सेंटीमेंट डॉलर की तरफ ज्यादा बेहतर बन चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये ज्यादा इजाफा एकदम हो जाना भी मुज़र सेहत हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा डॉलर सस्ता होता है तो फिर हम बाहर से चीजें मंगाना शुरू कर देते हैं और मकामी चीजें जो है महंगी लगती हैं और बाहर से जो चीजें मंगाते हैं वो सस्ती लगती हैं। फिर उससे जो है तिजारत का तवाज़ुन खराब हो जाता है, और जब तिजारत का तवाज़ुन खराब होता है तो फिर आपके रिजर्व से डॉलर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये कि जब हमारा डॉलर रुपया की कदर मजबूत हो तो हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो भी बेहतर हो, और पैदावारी सलाहियत के साथ जो मकामी तौर पर हम चीजें तैयार कर रही हैं वो सस्ती हो। अगर डॉलर सस्ता होने से बाहर की चीजें सस्ती होगी तो फिर मकामी चीजें जो है बिकेंगी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा बात करती थी कि मसनूई तौर पे डॉलर की कदर जो है उसको या रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा गया था। अब ये फ्री फ्लोटिंग है या ये अब रुपए की कीमत जो है ये अपने अंदाज से उतार चढ़ाव और एडजस्टमेंट में है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मसनूई जब कीमत को मुस्तहकम किया जाता है तो वो मजबूत नहीं होता, उसको रोका जाता है। जैसे इसाकदार साहब के ज़माने में 105 रुपये पे उसको रोक के रखा हुआ था, यानी कि 104 नहीं होता था, 103 नहीं होता था, 102 नहीं होता था, 105 पे बस उसको कहते थे कि रखना है आपने। तो वो एक चीज़ होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप जैसे आगे कदम बढ़ाएं तो मैं आपको वहीं खड़ा कर दूँ, तो जहाँ खड़े खड़े इंसान थक जाता है। अब की दफा आप देखें कि ये 168 से 160 की तरफ आया है, और पिछले साल भी हमने जब ये रजा वाक़िर आए थे तो 162 से 155 लाए थे। यानी कि हम कभी भी पाकिस्तान में ये सुनने के लिए तरस जाते थे कि रुपया मजबूत भी हो सकता है डॉलर के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि रुपया डॉलर के खिलाफ मजबूत भी होता है, गिरता भी है डिमांड एंड सप्लाई पे। और ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर आप मौसम के हिसाब से कपड़े जो है पहनेंगे ठंडे गर्म, तो आपका जिस्म सही रहेगा। अगर आप एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे तो आपको सोचने के मौसम तब्दील होगा, तो आपके मसनूई तौर पर इसको नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और फरा, सिर्फ हम परेशान नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों के अफसरान भी महंगाई से बहुत परेशान। तो हर जगह ही परेशान है ना। अभी पिछले दिनों सूबाई और कौमी असेंबली के जो बेचारे मासूम मजलूम मजबूर जो सारे हमारे थे MNAs और MPs, उन्होंने भी तो कितना वावेला मचाया था। उनकी भी तो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। उनसे ज़्यादा भला महंगाई का मारा कोई हो सकता है? अगर उनकी बढ़ाई जा सकती है तो सरकारी अफसरान जो है वो किस खेत की मूली हैं। लेकिन उनके पास इख्तियार था ना, वो खुद बढ़ा सकते थे। उन्होंने खुद ही से अपनी जो चीज़ें हैं उन्होंने, और उस पर कोई अपोजिशन नहीं हुई, उस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं हुआ, चुपचाप खामोशी से वो पास भी हो गया। अवाम को 2 रुपए का फ़ायदा देना हो तो उसके ऊपर वो ले दे होती है, वो बहस होती है, वो एहसान जताया जाता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवे, 900 से ज़ायद अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को अलाउंसेस देने के लिए खत लिख दिया है। ये मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ग्रेड 17 के
मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, ग्रेड 17 के अफसरान हैं ये। ग्रेड 17 का अफसर जो है गजेटेड अफसर होता है, जिसकी मोहर चलती है और ठीक ठाक इसके ऑलरेडी अलाउंसेस और पैसे होते हैं। ठीक है कि उनके पैसे कम होते हैं, उतने नहीं होते, लेकिन उनसे भी बहुत मजबूर लोग जो है अभी पड़े हैं। लेकिन ग्रेड 17 के अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम लिखे गए ख़त में उनका मौक़िफ़ है कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अगर उनका नहीं है तो वो मजदूर का कैसे होता होगा? वो कैसे उस बंदे का होता होगा जो ग्रेड 2 में 3 में जो ये जो पीएन में या फिर ये जो हमारे इस तरह के लोग हैं, सफाई करने वाले लोग बात है। और ख़त में ये मुतालबा भी किया गया है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह के अलाउंस को अटैच डिपार्टमेंट के अफसरान तक तोसी भी दी जाए। सरकारी अफसरान इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनको एक ख़त, ये बात उनकी सही है, इसलिए कि जब आप कुछ अफसरान को दे देते हैं मराद, कुछ महकमों को, और कुछ को नहीं देते, तो फिर वो होता है कि वो सौतेले, हम सौतेले हैं और वो सगे हैं। बिल्कुल ये कोई एक सिलसिला। लेकिन इस हवाले से मजीद बातचीत भी करते हैं। इरफान मूसा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, येगा इस हवाले से कि क्या मजबूरी थी कि ख़त लिखना पड़ा, ख़त का अभी तक कोई जवाब आया है या कोई तवक्को है इन अफसरान को कि कोई जवाब आएगा भी? हमजा देखे, ये 900 से ज़ायद अफसरान है जो कि ग्रेड 17 और उससे अबव है। ये सब अफसरान जो है ये अटैच डिपार्टमेंट के है, मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट है तो उसके साथ पीडीए और जो दूसरे डिपार्टमेंट है तो उनके अफसरान है। ये मसला जो है ये 2017 से चला आ रहा है। 2017 में हुकूमत ने कुछ डिपार्टमेंट्स थे उनके लिए मुलाजमीन थे, उनके लिए अलाउंस का ऐलान किया था, किसके लिए प्रैक्टिकल अलाउंस और कुछ ऐसे थे कि उसके लिए गुजारा अलाउंस का ऐलान किया था। लेकिन ये मुलाजमीन थी ये उसमें रह गए थे। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात किए और कई जगहों पर ये गए कि उनकी जो अलाउंस का मसला है ये हल हो जाए। लेकिन अब चूंकि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तनख्वाह में गुजारा जो है वो मुश्किल होता है। अगर फिर तो ये फरमाइएगा, वो कौन से महकमे थे जिनको के ये अलाउंसेस दिए गए थे, और कितने अलाउंसेस, अगर आपके इल्म में हो कि कितने अलाउंसेस दिए गए थे, और किन वजूहात की वजह से कुछ इदारों को तो दे दिए गए, कुछ महकमों को, और कुछ महकमों के अफसरान उसी स्केल के को नज़रअंदाज कर दिया गया? ये तो पहले ये अलाउंस जो था ये सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन थे, अफसरान थे, उनको दिया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी मुतालबात किए, तो उसके बाद इंजीनियरिंग कैडर के और जो टेक्निकल साइड पे थे अफसरान थे उनको, और जो मेन डिपार्टमेंट है, अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ का जो मेन डिपार्टमेंट है तो उनको अफसरान को तो मिलता है, लेकिन उसके साथ HRA हो गया, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के साथ PDA और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो अटैच डिपार्टमेंट थे तो उनके जो उसमें जो अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो उनके लिए उनको अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि चूंकि सबसे अब महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, तनख्वाहों पर गुजारा नहीं होता है। जाहिर है कि अगर किसी की तनख्वाह 20,000 हो और वो 15,000 की रेंट दे रहा हो तो फिर उनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा होते हैं। तो इसी वजह से जाहिर है कि सरकारी मुलाजमीन है उनको भी मुश्किलात है और तनख्वाह जो है वो 10-12 तारीख तक तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो मुश्किल से बाकी महीना जो है वो गुजारते हैं। तो इसी वजह से का सामना इरफान आप बात ये है कि जब आप कुछ लोगों को दे देंगे और कुछ लोगों को नहीं देंगे तो फिर जाहिर है वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन भी होगी, वहाँ पर एक एंगर भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी। और यही वजह है कि जब आप देख रहे हैं कि मेरे साथ का जो अफसर है उसको ये मुराद मिल रही है लेकिन मुझे मुराद नहीं मिल रही हैं, तो ये मसाइल होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम अब बात करने जा रहे हैं टर्की की, और टर्की की हम जब भी बात करते हैं हम बहुत खुश हुआ करते हैं अमूमन, लेकिन अब एक ऐसा वहाँ पर हादसा जो था, खौफनाक ज़लज़ला आया जिसके बाद हम सब बहुत अफसोस। बहुत खौफनाक ज़लज़ले की बात कर रहे हैं हम, जो जुमे के रोज़ आया, गज़बनाक ज़लज़ला, जिसके बाद साहिली इलाके इज़मीर में हर तरफ तबाही के मनाजिर आप सब ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखे होंगे। इलाकों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहतयाब करे, महफूज रखे, नुकसान जो है वो कम से कम हो, और अल्लाह ताला जल्द तुर्की को रिकवरी जो है वो नसीब करे। 80 लोग अभी तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि जो इस खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में उनकी जान जो है वो गई है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशे का इजहार भी किया जा रहा है, जो सबसे ख़तरनाक बात है। और रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे की कोशिश की और उसके बाद एक 70 साला शहरी को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया। इज़मीर में इमदादी टीमें ज़िंदा बच जाने वालों की तलाश भी कर रही हैं और मुख्तलिफ हादसात में 900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं। और ज़लज़ले की तबाहकारियों की वजह से हज़ारों अफराद बेघर
घर हो चुके हैं। मैं तो वो नहीं भूल पा रही, मुझे एक सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी एक बहुत बड़ी इमारत आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर भी है, ये बहुत बड़ी इमारत जिस तरह से एकदम से ज़मीन बोस हुई है। सो अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, ख़ास तौर पे हमारे तुर्क बरादर मुल्क जो है जहाँ पे कि हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए खैर सगाली और मोहब्बत के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम लेंगे। TRT उर्दू सर्विस के हेड हमारे साथ हैं फुरकान हमीद साहब, सीनियर मुकामी साहब। फुरकान हमीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है और अंदाज़न कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं? इस वक्त जो सरकारी तौर पर ऐलान किया गया उसके मुताबिक 100 अफराद जो है जाम बहक हो चुके हैं और 1000 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हैं, जिनमें से 700 के करीब को इलाज और मुआवजे के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि जो सीरियस किस्म के लोग हैं, जो सीरियस जिनका इलाज किया जा रहा है, उनकी तादाद तकरीबन 250 के करीब लगभग बनती है। जबकि इमारतें, कई एक इमारतें जो मसमार होने के करीब अभी तक पाँव पर खड़ी हैं, लेकिन उनको मसमार किया जाएगा। और जहाँ पर जो इमारतें जो मसमार हो चुकी हैं वहाँ पर अभी भी इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसलिए जारी है कि वहाँ पे अभी भी लोगों को उम्मीद है कि शायद मलबे तले से लोग जो है जिंदा बच जाएं। आपने देखा होगा कल रात को तकरीबन 65 घंटों के बाद एक 3 साल लड़की एलिफ को जिंदा बचा लिया गया था। अभी मजीद भी लोग जो है वो एक जो है जेम है उसके नीचे जो है वो तकरीबन कोशिश की जा रही है। वहाँ 5 लोग फंसे हुए हैं, अगर उनको बचा लिया गया इसको अभी 48 घंटे के करीब होने को हैं। अब देखते हैं कि वो बचते हैं या उनकी क्या सूरत हाल है, इस बारे में अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। लेकिन हालात बेहतर होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मलबे तले इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है। उसमें इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात क्या दरपेश हैं? पाकिस्तान में तो जब हैं तो खासी मुश्किलात दरपेश होती हैं। हमारे पास तो हैवी मशीनरी के भी मसाइल सामने आ जाते हैं और दूसरे ममालिक से तुर्की को अभी तक कितनी मदद आई है? हाँ, देखा जाए तुर्की को एक्चुअली देखा जाए तुर्की ने किसी भी मुल्क से अभी तक इमदाद की अपील नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मालिक के जो है सदूर है सरबराह उन्होंने ऑफर दी है। लेकिन तुर्की जो है तुर्की इस मामले में जो है कहा जाए कि दुनिया में एक गिने चुने ममालिक में जो आफतज़दा इलाकों में अपनी जो रेस्क्यू जो है वो कंटिन्यू रखता है और उस पर महारत रखता है, और इसे तुर्की ने किसी की कबूल नहीं की है। लेकिन यहाँ पर ये बता दूँ पाकिस्तान में जो इमारतें हैं वो आमतौर पर 1 मंजिला या 2 मंजिला होती है। यहाँ पर जो इमारतें हैं 9 मंजिला हैं, 8 मंजिला। जब ऊपर से नीचे जाएंगे उनका मलबा हटाना जो है वो बड़ा टाइम लगता है। खास तौर पर उनमें से बच्चों को या बड़ों को या मरसीदा अफराद को जिंदा बचा लेना, उनको किसी किस्म के कोई चोट ना लगे, किसी किस्म के कोई उनके असरात न मनफी असरात मरतब ना हो, उनके लिए बड़े आहिस्ता तरीके से जो है वो खुदाई का काम किया जाता है, ताकि अगर एक दफ़ा खुदाई वहाँ पर अगर कोई उम्मीद बाकी ना रही तो उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है वो इमदादी सरगर्मियों को ये बता दीजिएगा, बिल्कुल सही बता दीजिएगा कि लोगों में बेचैनी इस तरह वो मामलात कैसे हैं? मतलब तुर्क बड़े मजबूत असाब के और बड़े ताकतवर कौम है, बाहिम्मत कौम है, कैसे डील किया जा रहा है इन तमाम मामलात के साथ और क्या बिलमुम रवैया है वहाँ पे? जज्बात कैसे? हाँ, लेकिन देखा होगा लोग वहाँ पे आपने देखा होगा इलाके में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर दूर खड़े देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हर किस्म की वो इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी रखे हैं, वो इमदाद पहुँचा रहे हैं। हर किस्म का खून का अतिया देने के लिए तैयार है, खून का अतिया भी दिया जा रहा है। खून के अतिया की किसी को भी कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हुकूमत जो इंतजाम उनकी जो हलाल अहम उसने कर रखे हैं। हाँ, अलबत्ता लोगों को कहा गया है कि वो अपने आप को तैयार रखें, अगर ज़रूरत पड़ी तो खून का अतिया लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है किसी को भी अतिया की ज़रूरत महसूस नहीं, हुकूमत के पास इतनी वाफर मकदार में डोनेशन मौजूद है। जबकि आवाम जो है बड़े पुरसकून तरीके से, आपने किसी किस्म की हल्लड़बाजी नहीं देखी होगी। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और बाकी दुनिया से हट कर ये निज़ाम है कि बड़े सुकून से, बड़े तरीके से, ताकि जब आप खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है उस वक्त उनको कहा जाता है कि बिल्कुल खामोश हो जाए, ताकि नीचे से मलबे तले से अगर कोई आवाज़ सुनना चाहे तो आवाज़ भी सुनी जा सकती है। ये तरीका जो है ये बड़े मौसर तरीके से जारी है, उस पर अमल दरामद बड़े दलेर तरीके से जो है मुकाबला कर रहे हैं। यही टेस्ट होता है कि आप उस एक चैलेंज मुश्किल वक्त में आप नीज़ पे आते हैं या आप खड़े रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है मुल्क का और कौम का, और इन्हीं इम्तहानों से गुजर कर दुनिया जो है वो आपको इवेल्युएट करती है कि आप कहाँ पर स्टैंड। और फरा हमने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपना जो स्टेट नैरेटिव है उसके साथ ही जा रहे थे। जो स्टेट ने कह दिया है वही फाइनल है और वही हकाइक है,
कोई अपनी सोशल तरफ से मीडिया पे कोई वीडियोस नहीं controversy अपलोड हो नहीं रही दी। कि नहीं देखें जी हम आपको बताते हैं यहाँ पर ये हो रहा है, कोई इस तरह का गेम नहीं मजमूई चल रहा। रवैया उनका। हाँ, वो जो हुकूमत का नैरेटिव है, जो एक मौक़िफ़ दिया जा रहा है वही मौक़िफ़ है, और वही पूरी दुनिया में जो पिक्चर वो अपनी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वही पिक्चर जो है, वही इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के पास है, विच इज़ इफेक्टिव उनकी अपनी सूरत हाल को हमारे कंट्रोल तुर्क करने में। भाइयों की जो है वो मदद करे। हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कुछ बात हमजा की इंटरेस्ट की, अच्छा, और आप मेरे सबके ऊपर आज हम interest। मेरे ऊपर स्टोरी कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेट लवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यू आर अ क्रिकेट लवर। आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम क्रिकेट लवर्स को जो डाई हार्ट फैन है इस गेम के। और ये एक अच्छी खबर है कि जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है, इसके पाकिस्तान के इम्कानात दौरे के बहुत रोशन हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दौरे की क्लियरेंस के लिए जनूबी अफ्रीकी बोर्ड का जो सिक्योरिटी वफ्द है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। 4 रुकनी वफ्द की क़यादत क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर भी कर रहे हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि मेहमान वफ्द इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात के अलावा रावलपिंडी, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी और बायो सिक्योर इंतजामात का जायजा भी ले। रावलपिंडी में क़याम के दौरान अफ्रीकी बोर्ड के नुमाइंदे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज खेला जाने वाला आखिरी वनडे मैच जो है वो भी देखेंगे, अपने इंतजामात भी देखेंगे, मैच को भी इंजॉय करेंगे। इस दौरे का आगाज़ जो है वो 26 जनवरी से कराची टेस्ट के साथ करने की तजवीज़ रखी गई है। बिल्कुल। और जनूबी अफ्रीका ने आखिरी बार 12 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। मैं मैच देखने के लिए गया था, लाहौर में मैच हुआ था। अब ये ना कहिएगा, मैं छोटा सा था जब मैं गया था। मोहम्मद यूसुफ ने गालिबन उसमें मेरा ख्याल है कि सेंचुरी की थी और पाकिस्तान को 20-25 रन से ना वो मैच जीत गया था। सीरीज हार गए थे मेरा ख्याल है 3-2 से, और हम सीरीज उनसे हार ही जाते होते थे। ठीक है। तो ऐसे हालात थे। उस वक्त गिब्स वहाँ पर मौजूद थे, ग्रैम स्मिथ मौजूद थे, ऐसे बड़े जो प्लेयर्स थे वो भी देखने को मिले थे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया। ये कह दीजिएगा कि पहले जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। आपको कैसी परफॉर्मेंस लग रही है, टीम सिलेक्शन कैसी लग रही है, आज क्या उम्मीद है, कोई नई एंट्रीज हो रही हैं? अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरा और हमजा। मसला ये है कि जो माइंड सेट है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का, वो डिफेंसिव माइंड सेट है। जब भी देखें आप, पहले मैच में भी हमने कुछ ज़्यादा तजुर्बात नहीं किए, लेकिन आज हमारे लिए मौका है कि पाकिस्तान यंगस्टर्स को आजमाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर की टीम है। तो मेरे ख्याल में इनको आज आजमाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे मुश्किल ही लगता है बज़ाहिर, लेकिन ये कुछ यंगस्टर्स को औरों को मौका देंगे। उस्मान कादिर को खिला सकते हैं, क्योंकि उसको 2 दौरों में जो है वो ऐसी टीम के साथ पानी पिलाने वाले क्रिकेटर की हैसियत से रखा, तो उस्मान कादिर आ सकता है। और इसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है, उसको भी मौका मिल सकता है। तो देखें आज 2-3 ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, 2-3 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आज। अच्छा, आपने कहा डिफेंसिव, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो टीम सिलेक्शन है ये भी उसी डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बनी है, या ऐसे लग रहा है कि दिमाग के बजाय दिल से फैसले किए गए हैं? जैसे आपने खुद कहा कि इफ्तिखार अहमद को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, वो अब जेन्युइन उसे ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर रही पिछले मैच में, या उनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए? फिर फ़हीम अशरफ जो हैं उनके बारे में भी हमें बता दीजिएगा, मूसा खान के बारे में बता दीजिएगा कि वो मुसलसल मौजूद है। तो ये सारी मौजूदगी वो जो डिफेंसिव गेम की तरफ इशारा करती है, या उनके दिल के दिमाग के ऊपर रूल की निशानदेही करती है? जिस तरह आप पॉलिटिकल शोज करती हैं, आपने लगता है क्रिकेट में भी रिसर्च की, और आपने बड़ा टू द पॉइंट जो है वो बात की है कि इफ्तिखार अहमद को मुसलसल खिलाए जा रहे थे। अब 5 मैचों के बाद उसने पिछले मैच में जो है वो 5 विकेटें ली, लेकिन आप एक मैच की कारकर्दगी पर 14 नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग टीम के खिलाफ ये नहीं कह सकते हमें ऑलराउंडर मिल गया। बेसिकली इफ्तिखार अहमद इज अ बैट्समैन, और उन्होंने इससे पहले जो 5 वनडे खेले थे, 16 की औसत से 80 रन बनाए थे। लेकिन कल वाले जो पिछला वनडे था उसमें उन्होंने 14 रन भी स्कोर किए, 5 विकेटें भी नहीं, विच इज अ गुड साइन, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आइंदा आने वाली जब मजबूत टीमें, उनके खिलाफ देखना होगा कि इफ्तिखार कैसा परफॉर्म करती है। फ़हीम अशरफ को हम खिलाए जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ मई 2019 के बाद खेले, इस सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब तक उन्होंने
87 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल किए। बैटिंग में भी उन्होंने 23 रन बनाए। तो अगर आप देखें, और फिर मूसा खान को जब मौका दिया, यंगस्टर है, उसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी खिलाया था, तो मूसा खान ने 2 विकेट ली। हसनैन को भी इन्हें ग्रूम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में टीम का सिलेक्शन जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स के बजाय मेरिट की बुनियाद पर हो। कई बासलाहियत क्रिकेटर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया वो अपनी बारी के इंतजार ही में रहे। हमें यंगस्टर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम मौका नहीं देंगे तो किस टीम के खिलाफ देंगे, क्योंकि होम सीरीज है, होम ग्राउंड है, हमें एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल में मिसबाह-उल हक सोचेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। आज तो मुझे लग रहा है वाइट वॉश हो जाएगी सीरीज। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, प्ले ऑफ जो हैं PSL के, उसका स्केड्यूल भी सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद कोई प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आएंगे, बैरून ममालिक से आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या PCB की जो स्ट्रेटजी है वो आपको बेहतर होती नज़र आ रही है? पाकिस्तान के अंदर बड़ी टीम्स भी आ सकती हैं अफ्रीका को देखते हुए। हमजा देखें, 21 खिलाड़ी गैर मुल्की आ रहे हैं PSL के जो प्ले ऑफ हो रहे हैं 14, 15 और 17 नवंबर को। तो उसमें सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं। और खास बात यह, फाफ डू प्लेसी जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, 2017 में वो वर्ल्ड 11 को लेकर पाकिस्तान आए थे, जब पाकिस्तान को जरूरत थी, अशद जरूरत थी इस बात की कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए। तो अच्छी बात है। तमीम इकबाल आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी पिछली PSL में नहीं थे, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। आप देखते हैं कि ये जो 4 मैचेस हो रहे हैं बगैर क्राउड के होंगे, और आप देखेंगे इसमें कौन सी टीम पता से हमकिनार होती है। लेकिन अच्छी बात है कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद से पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आइंदा के लिए, जितना आपने साउथ अफ्रीकन टीम का कहा कि आइंदा के लिए साउथ अफ्रीकन टीम जनवरी में एक्सपेक्टेड है, उनका एक सिक्योरिटी का वक्त पाकिस्तान आया हुआ है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई बड़ी टीम आए ना। अभी तक तो हम श्रीलंका को ले आए, बांग्लादेश को ले आए, वेस्ट इंडीज को ले आए, जिम्बाब्वे को। अब बारी है बड़ी टीमों की, साउथ अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। तो आप मुतमईन हैं इन तमाम एफर्ट्स से जो PCB कर रही है? कह रहे हैं कि अगले साल इंग्लैंड की टीम के आने का भी इम्कान है, उसके लिए भी वसीम खान कोशिशें कर रहे हैं, और आप तो उनके जाने की कुछ क्या सराइयों पे भी बात कर रहे थे। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल मॉडल है PCB का PSL को लेकर, इसके बारे में जो इबाम है, आपको नहीं लगता अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ? आप मुतमईन हैं, आपको लगता है इन तमाम एफर्ट्स से? देखिए फरा अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जो फ्रेंचाइजीज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके ताल्लुकात में एक सर्द मोहरी का जो अंसर है वो शामिल हो गया। फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इकदाम से, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए लगाए हुए हैं PSL पर। तो वसीम खान साहब नया फाइनेंशियल मॉडल लाना चाह रहे थे, और आप कह रही थी कयास आ रही हैं। तो जब मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद किसी ने कहा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू किया जा रहा है, गौर कर रहे हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इशू करे। उसको काउंटर करने के लिए क्यों कह रहा है कि गौर कर रहे हैं? गौर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो यू मस्ट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन ये कि वसीम खान साहब ने ऑस्ट्रेलिया गए थे वो पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आया। मानी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, फरा मानी साहब क्योंकि बड़े सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, ICC के सदर रहे हैं, उनके ताल्लुकात एहसान मानी साहब के बहुत अच्छे, तो वो भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ क्रेडिट जो है ज्यादा एहसान मानी साहब को जाना चाहिए, जो PCB के चेयरमैन है, जो अपनी पूरी कोशिशें बरूए कार ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान जो हैं वो आबाद होंगे, और हमारे पास एक हेल्दी हैप्पी एक्टिविटी जो है उसका आगाज़ और उसका सिलसिला कंटिन्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कुछ बात हमजा की इंटरेस्ट की, अच्छा, और आप सबके आज हम मेरे ऊपर स्टोरी कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेट लवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यू आर अ क्रिकेट लवर। आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम क्रिकेट लवर्स को जो डाई हार्ट फैन है इस गेम के। और ये एक अच्छी खबर है कि जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है इसके पाकिस्तान के इम्कानात दौरे के बहुत रोशन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। दौरे की क्लियरेंस के लिए जनूबी अफ्रीकी बोर्ड का जो सिक्योरिटी वफ्द है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। 4 रुकनी वफ्द की क़यादत क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर भी कर रहे हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि मेहमान वफ्द इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात के अलावा रावलपिंडी, कराची
और लाहौर में सिक्योरिटी और बायो सिक्योर इंतजाम का जायजा भी लेगा। रावलपिंडी में कैंप के दौरान अफ्रीकी बोर्ड के नुमाइंदे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज खेला जाने वाला आखिरी वनडे मैच जो है वो भी देखेंगे, अपने इंतजामात भी देखेंगे, मैच को भी इंजॉय करेंगे। इस दौरे का आगाज़ जो है वो 26 जनवरी से कराची टेस्ट के साथ करने की तजवीज़ रखी गई है। बिल्कुल, और जनूबी अफ्रीका ने आखिरी बार 12 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। मैं मैच देखने के लिए गया था, लाहौर में मैच हुआ था। अब ये ना कि मैं छोटा सा था जब मैं गया था। मोहम्मद यूसुफ ने गालिबन उसमें मेरा ख्याल है कि सेंचुरी की थी और पाकिस्तान को 20-25 रन से ना वो मैच जीत गया था। सीरीज हार गए थे मेरा ख्याल है 3-2 से, और हम सीरीज उनसे हार ही जाते होते थे। तो ऐसे हालात थे। उस वक्त गिब्स वहाँ पर मौजूद थे, ग्रैम स्मिथ मौजूद थे, ऐसे बड़े जो प्लेयर्स थे वो भी देखने को मिले थे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया। ये कह दीजिएगा कि पहले जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं, आपको कैसी परफॉर्मेंस लग रही है, टीम सिलेक्शन कैसी लग रही है, आज क्या उम्मीद है, कोई नई एंट्रीज हो रही हैं, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरा और हमजा। मसला ये है कि जो माइंड सेट है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का, वो डिफेंसिव माइंड सेट है। जब भी देखें आप, पहले मैच में भी हमने कुछ ज़्यादा तजुर्बात नहीं किए, लेकिन आज हमारे लिए मौका है कि पाकिस्तान यंगस्टर्स को आजमाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर की टीम है। तो मेरे ख्याल में इनको आज आजमाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे मुश्किल ही लगता है बज़ाहिर, लेकिन ये कुछ यंगस्टर्स को औरों को मौका देंगे। उस्मान कादिर को खिला सकते हैं, क्योंकि उसको 2 दौरों में जो है वो ऐसी टीम के साथ पानी पिलाने वाले क्रिकेटर की हैसियत से रखा, तो उस्मान कादिर आ सकता है। और इसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है, उसको भी मौका मिल सकता है। तो देखें आज 2-3 ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, 2-3 चेंजेस एक्सपेक्टेड है आज। अच्छा, आपने कहा डिफेंसिव, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो टीम सिलेक्शन है ये भी उसी डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बनी है, या ऐसे लग रहा है कि दिमाग के बजाय दिल से फैसले किए गए हैं? जैसे आपने खुद कहा कि इफ्तिखार अहमद को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, वो अब जेन्युइन उसे ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर रही पिछले मैच में, या उनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए? फिर फ़हीम अशरफ जो है उनके बारे में भी हमें बता दीजिएगा, मूसा खान के बारे में बता दीजिएगा कि वो मुसलसल मौजूद है। तो ये सारी मौजूदगी वो जो डिफेंसिव गेम की तरफ इशारा करती है, या उनके दिल के दिमाग के ऊपर रूल की निशानदेही करती है? सर जिस तरह आप पॉलिटिकल शोज करती हैं, आपने लगता है क्रिकेट पे भी रिसर्च की, और आपने बड़ा टू द पॉइंट जो है वो बात की है कि इफ्तिखार अहमद मुसलसल खिलाए जा रहे थे। अब 5 मैचों के बाद उसने पिछले मैच में जो है वो 5 विकेटें ली, लेकिन आप एक मैच की कारकर्दगी पर 14 नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग टीम के खिलाफ ये नहीं कह सकते हमें ऑलराउंडर मिल गया। बेसिकली इफ्तिखार अहमद इज अ बैट्समैन, और उन्होंने इससे पहले जो 5 वनडे खेले थे, 16 की औसत से 80 रन बनाए थे। लेकिन कल वाले जो पिछला वनडे था उसमें उन्होंने 14 रन भी स्कोर किए, 5 विकेटें भी नहीं, विच इज अ गुड साइन, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आइंदा आने वाली जब मजबूत टीमें, उनके खिलाफ देखना होगा कि इफ्तिखार कैसा परफॉर्म करती है। फ़हीम अशरफ को हम खिलाए जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ मई 2019 के बाद खेले, इस सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब तक उन्होंने 87 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल किए, बैटिंग में भी उन्होंने 23 रन बनाए। तो अगर आप देखें, और फिर मूसा खान को जब मौका दिया, यंगस्टर है, उसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी खिलाया था, तो मूसा खान ने 2 विकेटें ली। हसनैन को भी इन्हें ग्रूम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में टीम का सिलेक्शन जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स के बजाय मेरिट की बुनियाद पर हो। कई बासलाहियत क्रिकेटर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, वो अपनी बारी के इंतजार ही में रहे। हमें यंगस्टर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम मौका नहीं देंगे तो किस टीम के खिलाफ देंगे? क्योंकि होम सीरीज है, होम ग्राउंड है, हमें एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल में मिसबाहुल हक सोचेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। आज तो मुझे लग रहा है वाइट वॉश हो जाएगी सीरीज। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, प्ले ऑफ जो हैं PSL के, उसका स्केड्यूल भी सामने आ गया है, और कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद कोई प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आएंगे, बैरून ममालिक से आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? क्या PCB की जो स्ट्रेटजी है वो आपको बेहतर होती नज़र आ रही है? पाकिस्तान के अंदर बड़ी टीम्स भी आ सकती हैं अफ्रीका को देखते हुए? हमजा देखें, 21 खिलाड़ी गैर मुल्की आ रहे हैं PSL के जो प्ले ऑफ हो रहे हैं 14, 15 और 17 नवंबर को। तो उसमें सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं, और ख़ास बात ये फाफ डू प्लेसी जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, 2017 में वो वर्ल्ड 11 को लेकर पाकिस्तान आए थे, जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी इस बात की कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए। तो अच्छी बात है। तमीम इकबाल आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी पिछली PSL में नहीं थे, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो 4 मैचेस हो रहे हैं
बगैर क्राउड के होंगे और आप देखेंगे इसमें कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती है। लेकिन अच्छी बात है कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद से पाकिस्तान में पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आइंदा के लिए, जितना आपने साउथ अफ्रीकन टीम का कहा कि आइंदा के लिए साउथ अफ्रीकन टीम जनवरी में एक्सपेक्टेड है, उनका एक सिक्योरिटी का वक्त पाकिस्तान आया हुआ है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई बड़ी टीम आए ना। अभी तक तो हम श्रीलंका को ले आए, बांग्लादेश को ले आए, वेस्ट इंडीज को ले आए, जिम्बाब्वे को, अब बारी है बड़ी टीमों की। साउथ अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। तो आप मुतमईन हैं इन तमाम एफर्ट्स से जो पीसीबी कर रही है? कह रहे हैं कि अगले साल इंग्लैंड की टीम के आने का भी इम्कान है, उसके लिए भी वसीम खान कोशिशें कर रहे हैं, और आप तो उनके जाने की कुछ क्या सराइयों पे भी बात कर रहे थे। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल मॉडल है पीसीबी का पीएसएल को लेकर, इसके बारे में जो इबाम है, आपको नहीं लगता अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ? आप मुतमईन हैं, आपको लगता है इन तमाम एफर्ट से? देखिए फरा अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जो फ्रेंचाइजीज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके ताल्लुकात में एक सर्द मोहरी का जो अंसर है वो शामिल हो गया। फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इकदाम से, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए लगाए हुए हैं पीएसएल पर। तो वसीम खान साहब नया फाइनेंशियल मॉडल लाना चाह रहे थे और आप कह रही थी कयास आ रही हैं। तो जब मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद किसी ने कहा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू किया जा रहा है और कर रहे हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इशू करे। उसको काउंटर करने के लिए क्यों कह रहा है कि गौर कर रहे हैं? गौर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो यू मस्ट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन ये कि वसीम खान साहब ने ऑस्ट्रेलिया गए थे वो पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आया। मानी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, फरा मानी साहब क्योंकि बड़े सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, आईसीसी के सदर रहे हैं, उनके ताल्लुकात एहसान मानी साहब के बहुत अच्छे, तो वो भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ क्रेडिट जो है ज्यादा एहसान मानी साहब को जाना चाहिए, जो पीसीबी के चेयरमैन है, जो अपनी पूरी कोशिश बरूए कार ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान जो है वो आबाद होंगे और हमारे पास एक हेल्दी हैप्पी एक्टिविटी जो है उसका आगाज़ और उसका सिलसिला कंटिन्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आगे बढ़ेंगे और आपको एक टैलेंट से मिलाएंगे। खत्ताती जो है ना वो मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती वर्सा है। माजी में भी खत्तातों ने ऐसे ऐसे शफारे तख्लीक किए हैं जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं इसमें। अगर हम देखें तो खत्ताती में पाकिस्तान के जो नाम हैं वो बड़े जाने माने पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड। फिर इसके मुख्तलिफ जो है वो ख़त होते हैं जिसमें खत्ताती की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो खत्ताती के कदीम फ़न को नए तकाज़ों से हमआहंग करके हमारे सामने पेश करते हैं। यानी हम सबका दिल करता है कि अल्लाह ताला का नाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह ताला के अहकामात और कुरान पाक की आयत मुबारका, ये जो है सोने के पानी से लिखना हमेशा से जो है ना मुसलमानों का एक खुलूस का, जज्बे का, एहतराम का, अकीदत का, मोहब्बत का मज़र रहा है। तो ये सोने के वर्क से खत्ताती करते हैं और इसमें ज्योमेट्री के हिसाब से पेचीदा तलाजुमात शामिल करते हैं और उनकी नुमायाँ ये खसूसियात हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वासिल शाहिद हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने काम का आगाज़ रंगों के साथ किया था। वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो कब से ये जो है कर रहे हैं, कब शौक़ पैदा हुआ। वासिल अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और फिर आप जो है सोने के वर्क के साथ काम करना शुरू कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका हमज़ा साहिब। मैं खत्ताती के हवाले से जब बात करूँगा तो मुझे इसका शौक़ तो बचपन से हुआ। कभी कभी मुझे ये भी एहसास होता है कि मुझे शायद पैदा ही खत्ताती की ये किया गया है, क्योंकि क्लास 3 में था जब मुझे अपने स्कूल टीचर थे अतीक साहब, उन्होंने पहली मरतबा जो है खत्ताती के बारे में जब बताया तो वहीं से शौक़ शुरू हुआ। फिर आगे स्कूल लाइफ में चलते गए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब चीज़ें, लेकिन खत्ताती को कभी भी नहीं छोड़ा। तो खत्ताती का जो बाकायदा जो मैंने पहली नुमाइश करवाई थी 2007 में करवाई थी, सोलो नुमाइश लाहौर में करवाई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ते चले गया। 2015 में सोलो नुमाइश करवाई इस्लामाबाद में, फिर अभी रिसेंट एक नुमाइश हुई। ये
सारा काम सोने के वर्क के साथ किया था। और इसी तरह 2015 में मुझे एक अलजायर के अंदर OIC का इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल कैलीग्राफी एक कॉन्फ्रेंस थी और फेस्टिवल था। वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह 2018 में मुझे इसी खताती की वजह से मैंने पाकिस्तान में कुछ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई, एग्जीबिशन करवाई, यूथ के लिए कंपटीशन करवाए खताती के लिए, तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 2018 में भी अवार्ड मिल चुका है इसी खताती के हवाले से। सोने के वर्क की आपने बात की, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सोने का वर्क चूँकि ये स्याह रंग के ऊपर ज़्यादा नुमायाँ होता है और ग़िलाफ़ा भी अगर आप देखें तो ग़िलाफ़े काबा भी काले रंग का है। तो काले रंग की खासियत ये होती है कि ये सब कुछ जज़ब कर लेता है। ये किसी चीज़ को जब उसके साथ रोशनी आए या कुछ भी आए तो ये जज़ब कर लेता है, इसकी खासियत ये है। तो इंसान भी मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ जज़ब करना सीख जाए, उसके अंदर सब्र पैदा हो जाए, तवाज़ुन पैदा हो जाए, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए इंसान के अंदर, तो उसके अंदर अल्लाह पाक अपने नूर की एक चमक अता करता है और वो चमक ऐसी होती है जिससे सोना चमक रहा होता है। तो इसी वजह से मैं काले रंग के ऊपर सोने के वर्क के साथ ये खताती करता हूँ, क्योंकि काले रंग की खासियत ये है कि ये जज़ब करता है। तो इंसान भी अगर जज़ब करना सीख जाए, दूसरों की बातों को, दूसरों के कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, किसी तरह की कोई बुरी बात होती है, उसको सब्र के साथ जज़ब करिए तो अल्लाह आपकी शख्सियत में नूर पैदा करेगा और आपको चमका देगा। वेरी गुड वासिल, यहाँ पे आप खत्तात के साथ साथ ना एक फिलोसोफर भी हमें लग रहे हैं और बहुत पुरानी मुलाकात है आपसे, लेकिन उस पूरे आर्टिस्टिक जर्नी में वो वासिल ने जो सफ़र तय किया है, जिन जिन मराहिल से गुजरे हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जो आपको दरपेश रहे अपने आप को मनवाने में, अपने फ़न को सामने लाने में, अपने फ़नकारों को लोगों तक पहुँचाने में, उसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, ये इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नुमाइश करना जो ना मैं समझता हूँ ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगर एनवायरनमेंट में देखा जाए, खतात एक अपना काम तो कर लेता है, लेकिन उस काम को जाके किसी जगह पे डिस्प्ले करना, ये काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको इसके लिए मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, आपके पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है, फिर आपको एक जो नुमाइश करनी होती है उसके पीछे एक पैगाम जो होता है वो पूरा डिज़ाइन करना होता है कि आप इससे पैगाम क्या देना चाहते हैं। क्या पैगाम सिर्फ एक फ़न को ज़िंदा करना है या इससे मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ों का पैदा करना है। जैसा कि मैं समझता हूँ कोई भी फ़न जो होता है वो मुआशरे के अंदर शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत का फ़रोग देता है। लेकिन जब हम खताती की बात करते हैं तो ये शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत के साथ साथ अखलाकियात और रूहानियत को भी फ़रोग देता है, क्योंकि जब आप वज़ू करके काम करते हैं या पाकीज़गी है तो ये पाकीज़गी के साथ जब आप काम करते हैं तो साफ साफ इसके असरात आपकी ज़ात पे भी होते हैं, आपके माहौल पे भी होते हैं। और अगर ये फ़न आप उठाकर किसी नुमाइश में, किसी गैलरी में, किसी मॉल में लेके जाते हैं तो इसके असरात वहाँ पे भी होते हैं। तो आप मुआशरे को बेहतर एक अखलाकी हवाले से, मुआशरे का जो अखलाकी वजूद है उसकी तरबियत कर सकते हैं इस फ़न के ज़रिए। ना सिर्फ मोहब्बत और अमन बल्कि इससे आगे का मकाम है रूहानियत और अखलाकियात। ये मैं समझता हूँ इस फ़न का खूबी है। वासिल, ये तो आपने कहा कि मुश्किलात, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात होती हैं। जी जी जी, मुश्किलात बता दीजिए। जी, मुश्किलात होती तो हैं, यकीनन होती हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी अगर आप जज़ब करना सीख जाए तो वो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देता। तो इस फ़न की खूबी ये है कि आपके अंदर सब्र पैदा कर देता है और जब सब्र हो जाए तो वो फिर समझा जाता है जो भी कुछ है उसकी तरफ से और जो उसकी तरफ से वो सब ठीक है। जी ठीक है वासिल, सब्र के साथ अटेंशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सोने के वर्क से खत्ताती करना बहुत नाजुक काम है। इस मश्क में क्या कोई मखसूस औजार होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं? कितना वक्त लग जाता है एक फन पारा मुकम्मल करने में और कितनी तस्कीन पहुंचती है जब वो फन पारा मुकम्मल हो जाता है? तीन बातें आपने कही कि एहतियात कितनी, औजार कैसे और साथ कितना वक्त लगता है और कैसा फील होता है। मैं इस हवाले से पहली बात तो ये कहूँगा कि देखिए औजार के लिए तो सबसे पहले खतात के अपने हाथ होते हैं जिससे वो खताती करता है, उसी के साथ वो कैंची से गोल्ड को काटते हैं, फिर लगाते हैं और लगाने के बाद ये जो मैं रिंग पहने हुए हूँ आप अगर देख सकें तो ये रिंग जो अकीक है बुनियादी तौर से इसके साथ हम सोने के वर्क को ऊपर रगड़, उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है, फिर वो सही मानों में वो खूबसूरत होता है। फिर
कितना वक्त लगता है एक फन पारा बनाने का। अगर सही मानों में शुरू करें, खताती करनी, फिर उसकी कंपोजिशन करनी, फिर उसको गोल्ड के मीडियम में लेकर आना, अगर सही मानों में आप देखें तो एक फन पारा कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक ले जाता है। जल्दी बने 3 हफ्ते हैं, वक्त ज़्यादा लगे तो 3 महीने तक भी गोल्ड का, क्योंकि काम बहुत नाजुक है। और कैसा महसूस होता है, मैं समझता हूँ कि तख्लीक जो होती ना, वो हर खालिक को अपनी तख्लीक बहुत प्यारी होती है। बाज़ वक़्त वो अपने आप से भी ज़्यादा प्यारी होती है। वो इतना, जैसे कि वो कहा जाता है माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके ज़रिए उसको इस दुनिया में भेजा होता है। फिर इसी तरह अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, कहा कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा। इसी तरह हर फनकार जो होता है ना, अपनी तख्लीक के साथ मोहब्बत करता है। और मैं समझता हूँ यही वो मोहब्बत होती है जो उसकी ज़ात बन चुकी होती है और वही मुआशरे के अंदर लेके जाता है। और इसी वजह से फ़न जो होता है, फ़नकार के ज़रिए और फ़न बताते खुद भी मुआशरे के अंदर मोहब्बत और अमन कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी साबित होता है। ठीक है, वासिल ये भी बताइएगा ना, इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सादुकैन, एम अशरफ ख़त अबरी में लिखते थे, वो आपका मखसूस ख़त कौन सा है जिसमें आप ख़ताती करते हैं और किससे मुतासिर हैं? कोई उस्ताद है या किसी के काम से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में यकीनन बहुत बड़े बड़े असातिज़ा गुज़रे हैं, मैं सबको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो हैं वो उस्ताद मोहम्मद अली ज़ाहिर साहब हैं। मैं उनका बहुत ममनून हूँ, जिनकी रहनुमाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है और भी मिलता भी है। लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन है, अगर देखा जाए तो काम को देखकर तो वो ग़िलाफ़े काबा है। वहाँ पर जो काम हुआ है खाना खुदा में बैतुल्लाह शरीफ पे जो है, तो चूँकि हम किताबुल्लाह का काम करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से करते हैं, तो बैतुल्लाह की इंस्पायरेशन के साथ करते हैं। और अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है वो तुर्की के एक बहुत अजीम खत्तात गुजरे हैं, सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह। सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह के काम को देखकर जब भी देखते यूँ लगता है जैसे शायद ये किसी इंसान का नहीं, किसी फरिश्ते का काम था। इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट काम, मैं उनको हमेशा याद भी रखता हूँ और उनकी मैं समझता हूँ याद भी मेरी है फैज़ान कबे, मुझे उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है और फैज़ भी मिलता है। उनको काम को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है वासिल, थैंक यू सो मच। आप सवेरे पाकिस्तान में आए, हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया आपका। तरा ये एक ऐसा टैलेंट है और ये बड़ा मुश्किल काम है। इतना ज़्यादा आप फोकस कैसे रख सकते हैं कि ज़रा सी भी गलती नहीं होनी है, बड़ा मुश्किल काम है। और वो जैसे कह रहे हैं ना, हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम ही इसके निगहबान हैं। सो अल्लाह ताला ने अपनी इस कलाम की जो है ना खूबसूरत एग्जिबिशंस की हुई हैं हर तरह, कहीं वो सीनों में महफूज है और ख़ूबसूरत खुशहानी के ज़रिए से हम तक मुंतकिल होता है, कानों के रस्ते उतरता है, कहीं ये ख़ताती की सूरत में हमारे सामने फ़न पारों की सूरत में होता है, आँखों के ज़रिए उतरता है। सो कहीं हम इससे ज़िंदगी में देखते हैं, अल्लाह ताला की किसी आयत को हम अपने सामने जलवागर देख लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं और समझते हैं। सो उसकी कौन कौन सी नेमतों और कौन कौन सी निशानियों को हम छुटला सकते हैं। और वासिल की पर्सनैलिटी को देखते हुए लग रहा था कि वो सब कुछ उनके ना अंदर कहीं बस चुका है, कहीं उतर चुका है और वो ऐसे जैसे बहाव है पानी का और पुरसुकून बहाव है, वैसे वो गुफ्तगू कर रहे थे। और आपने ठीक है, फिलासफर भी लग रहे थे, क्योंकि ये किताब हिकमत व दानाई है ना, जो इसके साथ जुड़ता है उसके ऊपर मुनकशिफ होना शुरू हो जाते हैं अपनी रूह के अपने अपने मुख्तलिफ असरार, वो असरार जिनकी बुनियाद पे इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। अब ये डूबने वाले के ऊपर है कि वो किस गहराई तक जाता है और कौन से मोती तक उसकी पहुंच होती है और कितना वो वहाँ से फैज़ जो है पा सकता है, क्योंकि ये तो खुला ख़जाना है। इसमें जो डूबा वो अपनी हस्ती और अपनी हस्ती के असरार को पा गया। और आप में जो भी टैलेंट है उसको इसी तरह से कोशिश करके उभारते रहिए, सामने लाते रहिए, कोशिश करते रहिए और वो जो भी आपके अंदर टैलेंट है वही आपके लिए सब कुछ है, उसको ज़ाया नहीं करना। टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इश्क आपको वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपकी दिल रूह बोलना शुरू हो जाती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे